थोड़ा वीक हो गई। और यदि फोर भाव स्ट्रोंग हैं तो वो नॉर्मल है, और यदि फोर से ज़्यादा हैं तो वो बेटर है, और यदि छः से ज़्यादा हैं तो वो बहुत स्ट्रोंग कुंडली आप उसे मान सकते हो। तो सबसे पहला काम हमें करना है कि हम कुंडली की ओवरऑल स्ट्रेंथ चेक कर लें। इसके बाद कुंडली की ओवरऑल स्ट्रेंथ में ये भी पोर्शन आ गया था कि किसी भी भाव को किस तरीके से देखा जाता है, कि कोई भी भाव कब बली होगा, कोई भी भाव कब एफ्लिक्टेड होगा, ये चीज़ हमने देख ली थी। तो कुंडली एनालिसिस में सबसे पहला पार्ट ये होता है। अब आता है दूसरा पार्ट आता है, इसके बाद हम किसी भी प्लेनेट को कैसे देखें। प्लेनेट के कई तरीके के रोल होते हैं कुंडली में, वो लॉर्ड भी होता है, प्लेनेट भी होता है, कारक भी होता है। तो प्लेनेट को हमें पता तो लगना चाहिए कि भाई ये कैसा है, तभी हम रिजल्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। तो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि प्लेनेट को हम किस तरीके से देखते हैं। उसमें मैंने 8 कॉम्बिनेशंस बताए थे, और सभी कॉम्बिनेशन पे हमारा थोड़ा थोड़ा डिस्कशन था। अभी मैं उसी पोर्शन को आगे बढ़ाऊंगा, और इसके बाद हम स्टैटिक पैरामीटर में डिविजनल चार्ट पे पहुंचेंगे। और मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं पहली बात क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जो एक एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में ऑलवेज डिफरेंस होता है। मैं यहाँ पे आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ एक भी चीज़, ये मैं पहले बता देता हूँ। ना मैं आपको डिविजनल चार्ट सिखा रहा हूँ, ना मैं आपको दशा सिखा रहा हूँ, ना मैं आपको प्लेनेट के सिग्निफिकेशन सिखा रहा हूँ। मेरा कोर्स का पर्पज सिंपली है, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं तब आप उस कुंडली को किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, हम किस तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो चीज़ें सीखनी है वो हम अलग से हम जो भी कर रहे हैं वो हम सीख लेंगे। मगर ये जो अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ, उसमें मैं मेन मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है। हाँ, दूसरी बात, मगर जो मैं बता रहा हूँ उसको भी आपने ध्यान से सुन लिया तो आप कुंडली को एनालिसिस अब जो करते होंगे उससे बेटर वे में करने लग जाएंगे। बहुत लोग कर ही नहीं पाते होंगे, वो भी करने लग जाएंगे, ऐसा श्योर है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत करा चुका हूँ मैं। तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो आपको स्टेप एक्यूरेटली फॉलो करना है, इनमें स्किप कोई भी नहीं करना। जब हम नॉर्मली क्या करते हैं, थोड़े दिन के बाद अपनी यूजुअल प्रैक्टिस पे आ जाते हैं, वो ऊंची नीच देख लिया और बस हो गया कुंडली का। तो हमें सबसे पहले स्ट्रेंथ देखनी है विदाउट फेल। इसके बाद हम सारे 12 भाव उसमें चेक हो जाते हैं। फिर हमने प्लैनेट्स को चेक करना है, एक एक प्लैनेट को हम उसके अंदर चेक करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में मैं आपको प्लैनेट को चेक करने की एक लिस्ट है उस पर मैं बात करूंगा। कैसे चेक करना है वो मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। तो अभी मैं शेयर करने वाला हूँ ये। तो जो हम डिस्कस कर चुके थे उसी की मैंने ये एक चेक लिस्ट तैयार की है, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेनेट एंड कार का। अब उसे आप किसी भाव का लॉर्ड समझ लें, उसे एक प्लेनेट समझ लें, उसे आप कारक समझ लें, जो भी समझना है उसमें ये 11 पॉइंट हमें चेक करने हैं। चेक क्या करना है आपको, सबसे पहले ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है पिछली क्लास की, उसकी ये मैंने चेक लिस्ट बना रखी है। चेक लिस्ट का क्या यूज़ होगा, आप एक कॉपी पे इसे लिख कर रखेंगे चेक लिस्ट को। और शुरू में आप जो 30 कुंडलियां मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे एनालाइज करेंगे। इसके बाद आपको किसी चेकलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी और आप वन गो में आसानी से देख पाओगे कि ये प्लेनेट स्ट्रोंग है, भाव स्ट्रोंग है या नहीं है। इनिशियली आप मेरी चेकलिस्ट को यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। सबसे पहले आपको करना है डिग्री ऑफ प्लेनेट, जिसको भी आप देख रहे हैं, हाउ क्लोज और फार इट इज़ फ्रॉम भाव मध्य, इतना भर देख लीजिए। कोई रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप केवल ये देख लीजिए उस प्लेनेट की डिग्री क्या है, और वो डिग्री उसके भाव मध्य से कितनी ज़्यादा दूर है। भाव मध्य एक्चुअली असेंडेंट की डिग्रीज होती हैं, और असेंडेंट की डिग्री से वो दूर होगा तो वो कमज़ोर होता चला जाएगा, और वो असेंडेंट की डिग्री के पास होगा तो एज ए लॉर्ड वो उतना ही स्ट्रोंग होगा। दूसरा आपको देख लेना है प्लेनेट का प्लेसमेंट, चेक इट्स प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट में उसकी राशि भी आ जाती है, भाव भी आ जाता है, दोनों चीज़ आ जाती हैं, वो आपको देख लेना है। प्लेसमेंट कि किस राशि में है, किस भाव में है, दोनों का असर होता है कि उच्च की राशि में है, नीच की राशि में है, वो शत्रु राशि में है, मित्र राशि में है, ओन राशि में है, प्लेसमेंट का हिस्सा है ये। और दूसरा भाव भी प्लेसमेंट का हिस्सा है, जिनके बारे में मैंने बताया था कि 6-8 बारे में बैठा है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, इसके 3-11 में बैठा है। तो मैंने बताया था कि भाई त्रिकोण में बैठा हो तो स्ट्रोंग होता है, उसके बाद केंद्र में बैठा हो, इसके बाद हम उसको 311 में लेते हैं। इस तरीके से मैंने वो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। अब हम देखेंगे इसका कंजंक्शन नेक्स्ट, कि किन के साथ इसकी युति है। कंजंक्शन के टाइम आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, फंक्शनल और उसका नेचुरल नेचर है। फंक्शनल को आप थोड़ा वेटेज ज़्यादा ही देकर रखें,
और थोड़ा यहाँ पर हमें अपना कॉमन सेंस भी ऑलवेज लगाना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रिटर्न रूल्स नहीं है। तो हम देखेंगे कि कंजंक्शन कैसा है, कंजंक्शन के रूल ध्यान रखने हैं कि दो प्लेनेट यदि 3 4 5 डिग्री के बीच में ही हो तो ही कंजंक्शन इफेक्टिव होता है। जैसे जैसे उनके बीच का डिफरेंस बढ़ता जाता है, 10 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो वो न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाता है, और 15 डिग्री यदि डिफरेंस है तो इट्स नॉट एट ऑल ए कंजंक्शन, इस तरीके से मानेंगे। फिर चौथा हम देखते हैं चेक एस्पेक्ट ऑन इट। तो कंजंक्शन और एस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा डाउट है, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास रेगुलरली आते रहे हैं जब से मैंने बताया। तो मैं अब फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूँ। देखिए, इसका मैं कोई आपको एक सर्टेन आंसर नहीं दे सकता कि ये इस टाइम कंजंक्शन सही है बुरा है। आपने क्या मान के चलना है कि हमें इसमें दोनों चीज़ों को देखना होता है, फंक्शनल मेलिफिक बेनिफिक का भी, क्योंकि गिवन कुंडली के लिए उनका भी रोल होता है, और नेचुरल मेलिफिक बेनिफिक अपना असर हमेशा डालेंगे ही। चाहे वो फंक्शनल बेनिफिक है और नेचुरल मेलिफिक है, तो उसका जो प्लेनेट की जो खुद की नेचुरल नेचर होती है वो कभी बदल नहीं सकती। फंक्शनल चाहे वो कहीं भी हो, तो दोनों का असर होता है। मगर आप ऐसा मानकर चलेंगे कि एक कुंडली के लिए फंक्शनल जो है उसको थोड़ा ओवरऑल ज़्यादा वेटेज देकर रखेंगे। तो इस तरीके से आपको असेस करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे उसको कि प्लेनेट शुभ या पाप कर्तरी में तो नहीं है। फिर हम उसकी देखेंगे जो दीप्तादि अवस्था बताई थी हमने, वैसे वो ज़्यादातर उसमें प्लेसमेंट में भी कवर हो जाती हैं कि वो दीप्तादि अवस्था के जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। फिर ये भी देखेंगे वो वर्गोत्तम है नहीं, मतलब आदत डालेंगे। वर्गोत्तम देखने का मतलब है प्लेनेट को आप नवांश में फटाफट जाकर देख लें कि वो सेम राशि में है या नहीं, या आजकल के ऐप्स में बना होता है ब्लॉक, उससे वर्गोत्तम पता चल जाता है। फिर हम देखेंगे कि वो गोचरस्थ है या नहीं। गोचरस्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि आपका जो गोचरस प्लैनेट होता है वो अपनी दशा और अंतरदशा के अंदर कंप्लीट रिजल्ट देने में कैपेबल होता है, वो पूरे रिजल्ट। अगोचरस्थ है तो जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे के वैसे मिलेंगे, ऐसा जरूर नहीं है। फिर हम देखेंगे वो किसी तरीके के राजयोगाज या और किसी तरीके के योग में तो इन्वॉल्व नहीं है। फिर एंड में हम देखेंगे कि वो जिस भी भाव के अंदर बैठा हुआ है उसके खुद के सिग्निफिकेशंस और भाव के सिग्निफिकेशंस एक जैसे हैं या नहीं। दोनों के यदि सिग्निफिकेशंस खुद के भी अच्छे हैं, भाव के भी अच्छे हैं, तो भाव से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस आपको काफ़ी बेटर मिलेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे चेक इट्स पोजीशन इन डिविजनल चार्ट, मेनली साइन इन विच इट इज प्लेस्ड। यहाँ पे जो मैं 11th पॉइंट लिख रहा हूँ इसको हम थोड़ा सा भी डिस्कस भी करेंगे, पर मैं ये बता देता हूँ डिविजनल चार्ट में आप भाव वगैरह देखने की ज़्यादा गलती ना करें, साइन देख लें। भाव वगैरह तो ऐसे भी थोड़ा सा गलत हो जाता है कई बार कि आपका बर्थ टाइम क्योंकि उतने एक्यूरेट नहीं होते कि हम डिविजनल चार्टों में बहुत ज़्यादा वो करें, क्योंकि बर्थ टाइम इन जनरल 5-10 मिनट का डिफरेंस होता है, इन जनरल होता है। आप कितना ही एक्यूरेट जिसको मान के चल रहे हो तो भी वो 5-7 मिनट का होता है। अभी करंट जनरेशन में तो जो हमारे अभी बच्चे हो रहे हैं उसमें तो पेरेंट अवेयर हैं और हॉस्पिटल में भी वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। मगर जो आज से पिछली जो जनरेशन है, आपके बच्चे होंगे या उस टाइम पर, वो डॉक्टर भी उतना एक्यूरेटली ध्यान नहीं रखते थे। उनका सारा फोकस इसी बात पे होता था कि भाई मदर एंड जो भी है आपका चाइल्ड, वो दोनों की हेल्थ ठीक रहे, तो वो 2-4-5 मिनट का अंतर करके ही हमें बताते हैं टाइम। तो इसलिए डिविजनल चार्ट में थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रख के चलना है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर ली थी। ये मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है जस्ट टू एक्सप्लेन इट कि हमें किस तरीके से इसमें देखना है। यहाँ पर ये कुंडली मैंने दे रखी है तो थोड़ा लेटर्स छोटे ही हैं पर आपको होपफुली दिख जाएंगे। यहाँ पे मैं जुपिटर की स्ट्रेंथ चेक करना चाहता हूँ। आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, कम से कम 5 कुंडलियों में सभी भावों की स्ट्रेंथ आप चेक करें और सभी प्लेनेट की स्ट्रेंथ चेक करें जो मैंने पैरामीटर्स दिए उस पर। उसके बाद आपको इस लिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको आदत हो जाएगी और आप उसी तरीके से देखना शुरू कर देंगे। क्योंकि जो मैंने नाम रखा कुंडली एनालिसिस कोर्स का और हाउ टू एनालाइज का, मतलब यही था कि सारी चीज़ें सबको पता है पर उसको किस वे में जाना है वो नहीं, मतलब लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं और उसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, रैंडम वे में कुछ भी चेक करते हैं और टोटल चीज़ों को चेक नहीं करते जिनका कि उस पर असर पड़ेगा। अब रैंडम वे में हम करेंगे तो हम एक्चुअली कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं प्रीवियसली भी हमेशा ही एग्जांपल देता हूँ कि अभी आज की जनरेशन में साफ़ नहीं करते। हम छोटे थे तो हमारी मदर राइस वगैरह या ये घर में ही साफ़ किया करती थी दाल, तो वो उनका एक तरीका होता था कि थोड़ा सा एक साइड में लिया और उसमें जो है वो निकाल दिया, फिर थोड़ा और लिया और उसमें से निकाल दिया, इस तरीके से वो पूरी साफ़ हो जाती थी। अब इससे जो मैं बता रहा हूँ वो यही तरीका है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है, एक एक चीज़ को करना है। और इन जनरल हम क्या करते हैं कि यदि किसी अनाड़ी बंदे को वो राइस दे दिया जाए तो वो क्या करेगा, सारे में से ही वो निकालने की कोशिश करेगा गंदगी।
तो वो कहीं निकल ही नहीं पाएगी और वो श्योर भी नहीं होगा कि गंदगी निकली है या नहीं निकली है। इसी तरीके से कुंडली को आपने यदि सिस्टमाइज वे में एनालाइज नहीं किया तो फिर क्या होगा, आप कुछ देख लोगे कुछ नहीं देखोगे, और जब भी आप कोई प्रेडिक्शन दोगे आप खुद भी श्योर नहीं होगे किसी भी केस में कि मैंने जो प्रेडिक्शन दिया है वो मेरा एक्यूरेट जाने वाला है या नहीं जाने वाला है। जो मैं बता रहा हूँ उसमें आपको कॉन्फिडेंस होगा, बिलीव इट। आपको खुद भी पता होगा कि जो आपने देखा है, इफ एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट तो आप जो बता रहे हैं वो चीज़ सही होने वाली है। एग्जिस्ट करती है उसमें ये कंडीशन है, क्योंकि हम जो ये पढ़ रहे हैं ये हम एक बिलीव के ऊपर पढ़ रहे हैं, और बिलीव यदि है और ये एग्जिस्ट करती है तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ उससे आपकी प्रेडिक्शन एक्यूरेट जाएगी, बेटर देन अदर्स। अब आ जाते हैं यहाँ पर, मैं जुपिटर का यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूँ। डिग्री ऑफ जुपिटर इसमें मैंने नोट किया हुआ है 17 डिग्री, और लगने की डिग्री 29 है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डिग्री ऑफ जुपिटर इज 17। जो मैंने पैरामीटर्स लिखे हैं उन्हीं पे चलूंगा मैं। फार अवे फ्रॉम लगना 29 डिग्री, सो नॉट स्ट्रॉन्ग लॉर्डशिप ऑफ 6th एंड 9th हाउस। इस कुंडली में जुपिटर एक्चुअली 6th और 9th हाउस का लॉर्ड है, तो वो आपका भाव मध्य से काफ़ी ज़्यादा दूर है। 12 डिग्री दूर हो गया तो वो काफ़ी हद तक वीक हो गया, वो 20-30% से ज़्यादा रिजल्ट देने की उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। यदि रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ निकालोगे तो इतना ही परसेंटेज रहेगा। तो पहली चीज़ हमने मेजर की। दूसरा, मैंने इसका प्लेसमेंट देखा तो वो दूसरे भाव में रखा हुआ है। सेकंड हाउस ठीक ठाक प्लेसमेंट है, नीदर वेरी एक्सीलेंट नॉट वेरी बैड, तो ये एवरेज सा प्लेसमेंट है। अब मैंने देखा जुपिटर का यहाँ पर, इसके बाद कंजंक्शन देखा तो इसके साथ कोई भी कंजंक्टेड नहीं है, और इसके बाद एस्पेक्ट भी देख लिया मैंने, एक ही पॉइंट पे लिख लिया है। तो यहाँ पर इस कुंडली में इसको जुपिटर को कोई भी एस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ पर नॉट एस्पेक्टेड और कंजंक्टेड बाई एनी प्लेनेट। अब इसकी मैं दीप्तादि अवस्था देखता हूँ तो ये सूर्य की राशि के अंदर बैठा हुआ है। सूर्य जुपिटर का फ्रेंड होता है, सो इट इज इन फ्रेंड साइन। जब फ्रेंड साइन में बैठा हो उसको मुदित अवस्था बोलते हैं। अवस्थाओं में आपने बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है। आप ये देख लीजिएगा कि वो जो जिसे हम बोलते हैं एक्सोल्टेड, ऑन साइन, मित्र साइन, और इन किसी में आ रहा है तो वो उसको बेटर मानेंगे। रिजल्ट पर वहाँ पे पिन पॉइंट करने की उतनी नीड नहीं है, यही बताना है कि इट इज़ बेटर। फर्दर मैंने क्या है यहाँ पर नवांश में बनाना भूल गया हूँ, मगर नवांश में ये जुपिटर 6 साइन में गया है। तो 6 साइन में गया है, यहाँ पे 5 साइन में, तो वर्गोत्तम तो नहीं है, तो वर्गोत्तम भी चेक करना पड़ता है। फिर ये शत्रु राशि में चला गया नवांश में। 6 साइन मरकरी का होता है और जुपिटर का शत्रु है वो मरकरी, तो शत्रु राशि में चला गया। तो नवांश में इसका जो प्लेसमेंट है वो बहुत बढ़िया नहीं है। गोचरस नहीं है। गोचरस तब होता है प्लेनेट जब वो एक्सोल्टेड हो, अपनी ओन साइन में हो, 6, 8, 12 से उसका किसी तरीके का रिलेशन ना हो, कंबस्ट ना हो, तो ये गोचरस भी नहीं है। इसके अलावा इस कुंडली के अंदर यहाँ पर मैंने देखा है, आपको देखना पड़ेगा कि ये कोई राजयोग वगैरह बना रहा है क्या, तो इसमें कोई भी किसी भी तरीके का योग बनाता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है। ना ही तो कोई एक्सचेंज है, ना कोई इसका केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, ना ही कोई और चंद्रमा के साथ जो इसके योग बन सकते हैं वो भी नहीं बन रहे। केंद्र स्थानों में नहीं है तो केंद्र स्थान वाला भी कोई योग नहीं बन रहा, अपनी राशि में भी नहीं है केंद्र स्थान में, तो नॉट इन्वॉल्व इन एनी योगा। अब बिहेवियर इसका जो है वो सिमिलर टू हाउस वेयर इट इज प्लेस्ड, क्योंकि ये आपका संपत्ति का भी दाता है, तो धन भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो इन दैट वे इसका बिहेवियर इससे मिल रहा है। धन भाव का है, वैसे भी कारक भी दूसरा भाव का ही है, तो बिहेवियर उससे मिलता रहा है। अब मैं इसके सभी 8 पैरामीटर्स को अब नज़र डाल के देखता हूँ, तो कोई अच्छे वाले पैरामीटर्स में मुझे कोई खास नज़र नहीं आया। 1-2 पैरामीटर को छोड़ के ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं नज़र आया जिससे मैं कहूँ कि ये जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आप जो भी एस्ट्रोलॉजी करोगे। आपको मैं दशाएं भी पढ़ा दूंगा, उसमें बार बार मैं बोलूँगा आप देखिए प्लेनेट स्ट्रॉन्ग है क्या। उसको देखने के 2 तरीके हैं, षटबल को भी कंसिडर करना है, इन चीज़ों को भी करना है, दोनों को मिला के करना है। नहीं तो अकेले षटबल के बेस पे प्रेडिक्शन देंगे और ना ही अकेले इसके बेस पे देंगे, मगर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया है जिसको हमें हर एक कुंडली के अंदर देखना है। अब इसमें मैं सरसरी नज़र से चेक करता हूँ तो पहला पैरामीटर नेगेटिव है, दूसरा उतना बेटर नहीं है। सेकेंड हाउस ठीक ठाक है, खराब नहीं है यही कह सकते हो, मगर कोई बहुत एक्सीलेंट नहीं है, ना ही वो किसी से कंजक्टेड और एस्पेक्टेड है, तो कोई स्ट्रेंथ वहाँ से नहीं मिल रही। चौथा पैरामीटर ठीक है क्योंकि वो फ्रेंड साइन में है। 5वें में वो शत्रु राशि में चला गया, गोचरस्थ भी नहीं है, किसी योग में भी इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पर ये इसकी ऑर्डनरी सी आप ये कहोगे इसकी स्ट्रेंथ है। वेरी स्ट्रोंगर या नहीं कहोगे, बहुत वीक भी नहीं कहोगे, क्योंकि कोई इतना मेजर एफ्लिक्शन भी नहीं है इसके ऊपर। तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि ठीक ठाक है, ये अपने जो रिजल्ट है वो सम एक्सटेंट तक दे पाएगा। नेगेटिव भी नहीं है और बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव भी नहीं है, मतलब नेगेटिव तो नहीं है और पॉजिटिव ये थोड़ा एवरेज सा पॉजिटिव है,
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ होता है, एक्सोल्टेशन में होता, किसी बेनिफिक का इस पर इन्फ्लुएंस होता, या बेनिफिक के साथ ये कंजक्टेड होता, किसी राजयोग में इन्वॉल्व होता, तभी तो अपनी दशा में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करके दिखाता। अब इसकी जो दशा आएगी वो ऑर्डनरी सी आएगी, मतलब ठीक ठाक से आपको रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो ये कुछ बहुत ख़राब करने वाला है और नहीं आपके कोई बहुत बेटर रिजल्ट देने वाला है। इस तरीके से हम सभी आप कुंडली के अंदर आप ट्राई करेंगे कि आप एक कुंडली पकड़ लेंगे, कोई भी एक कुंडली, उसके सभी 12 भावों को आप एनालाइज करेंगे, ऑल 12, और सभी प्लेनेट को जैसे मैंने बताया है ऐसे आप ये 8 to 10 11 मैंने पैरामीटर लिखे हैं प्रीवियस, यहाँ पे मैंने कुछ कुछ मिक्स कर दिए हैं। तो प्रीवियस पेज पे जो मैंने बताया था, सॉरी एक मिनट, 11 पैरामीटर्स बताए थे, इनको एक एक करके हम चेक करेंगे। 11th की अभी मैं बात करूंगा। तो ये मैंने बता दिया। शुभ कर्तरी पाप कर्तरी मैंने इसलिए नहीं देखा क्योंकि उसमें साफ साफ नज़र ही आ रहा है, क्योंकि कर्तरी आपको साफ नज़र आ जाएगा। कर्तरी तभी होता है जब 12वें और दूसरे भाव में दो प्लेनेट हो, या उसके दोनों तरफ दो प्लेनेट हो। यदि दोनों शुभ हो गए तो शुभ कर्तरी हो गया, दोनों पाप हो गए तो पाप कर्तरी हो गया। एक शुभ एक पाप है तो उसको हम थोड़ा कर्तरी में उतने यूज़ नहीं करते। अब यहाँ पर मेरा जो 6 पॉइंट पे आ गया हूँ मैंने 6 स्टैटिक पैरामीटर बताए थे और 2 डायनेमिक पैरामीटर बताए थे। तो ये यहाँ पर इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक पैरामीटर पे आ गए हैं, एनालाइज कंसर्न डिविजनल चार्ट। अब इसको आप ध्यान से समझ लें। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ये मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बेस पर ब्रीफ किया हुआ है, नहीं तो डिविजनल चार्ट का केवल 1 साल का कोर्स है। डिविजनल चार्ट आप पढ़ना चाहते हो तो 1 ईयर का कोर्स है, 365 आवर का कोर्स है वो। हर एक डिविजनल चार्ट में आपको 2 महीने लग जाते हैं, इतना ज़्यादा डिटेल में है डिविजनल चार्ट। जैसे हम आपकी बर्थ चार्ट, अब कुंडली में हम सारे भावों को पढ़ते हैं, सब चीज़ों को पढ़ते हैं, सिग्निफिकेशन को पढ़ते हैं। डिविजनल चार्ट में भी इसलिए सभी भावों को पढ़ना पड़ता है, उनका सबका सिग्निफिकेशंस अलग अलग होता है। पर आपको इन प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने देखा है कहीं भी डिविजनल चार्ट को कोई पढ़ाता ही नहीं है और सब लोग डिविजनल चार्ट से रिलेटेड वो डाउटफुल रहते हैं, इसे देखना कैसे है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपको बहुत ही सटीक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप इसे नोट कर लें। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एक कुंडली एनालिसिस के लिए। आप एक पर्टिकुलर चीज़ पर बहुत रिसर्च करना चाहते हैं, जैसे आप मैरिज से रिलेटेड आप इवेंट देखना चाहते हो, मैरिड लाइफ नॉर्मली कैसी रहेगी, मैरिज कब होगी, इस तरीके की चीज़ें, और मैरिज में हैप्पीनेस रहेगी नहीं रहेगी, वो सब आप जो मैं बताऊँगा उससे देख सकते हो। मगर आपको बिल्कुल एक एक इवेंट एक्यूरेटली देखना है। हर साल मैरिड लाइफ में क्या होगा, कब झगड़े होंगे, कब अच्छा रहेगा या कब डिस्प्यूट क्रिएट होगा, सब कुछ देखना है। तब हमें डिविजनल चार्ट को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। तो वो हम यहाँ पर करने वाले नहीं है। मैं यहाँ पर आपको कुंडली एनालिसिस के लिए जितना ये डिविजनल चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो मैं पूरा यहाँ पर बता रहा हूँ। किसी भी डिवीज़न को आपको देखना इसके बेस पर आ जाएगा। देखना क्या है ज़रा ध्यान से एक एक पॉइंट मैं बताता हूँ। चेक लिस्ट है ये पूरी। D1 चार्ट इज बॉडी एंड डिविजनल चार्ट इज सोल ऑफ द बॉडी। तो लग्न चार्ट हमारा शरीर है और डिविजनल चार्ट उसकी आत्मा है। टू कंफर्म एन इवेंट प्रोमिस्ड इन D1, मतलब D1 में इवेंट दिखाई दे रहा है, D1 में इवेंट दिखाई दे रहा है। ऐसे मान कर चलो D1 आप जिस बिल्डिंग में रहते हो, जिस घर में रहते हो, बाहर से जैसा दिख रहा है वो है। अब बाहर से बहुत सारी बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है, मगर अंदर रहना ठीक से नहीं आता, जो भी इनमेट्स हैं तो वो उसका सत्यानाश करके भी रख सकते हैं। और पता लगा बाहर से बिल्डिंग उतनी ज़्यादा बेटर नहीं है, मगर अंदर गए तो बहुत अच्छे से सजा के रखी हुई है, बहुत। ऐसा ही यहाँ पर खेल है आपका। डिविजनल चार्ट पूरी पिक्चर को बदल देता है कई बार। तो D1 चार्ट में जो भी प्रॉमिस आपको नज़र आ रहा है, तो बहुत सारे लोग D1 चार्ट पर आकर रुक जाते हैं कि D1 चार्ट में ये है ये है ये है, मगर आप कोई भी इवेंट D1 चार्ट के बेस पर प्रेडिक्ट ना करें, उसको कंफर्म करें इवेंट को प्रॉमिस्ड इन D1 चार्ट। वी हैव टू यूज कंसर्न वर्गा चार्ट। कंसर्न वर्गा चार्ट हमें पता होना चाहिए, जो बेसिकली ज़्यादातर यूज़ होते हैं उनके मैंने यहाँ पे नाम ले देता हूँ कि मैरिज के लिए आपका D9 चार्ट यूज़ करते हैं, संतान या प्रोजनी के लिए D7 चार्ट यूज़ करते हैं। D9 हर एक केस में आपको यूज़ करना है। मैरिज है तो भी करना है, नहीं है तो भी करना है, मगर संतान के लिए D7 सप्तांश चार्ट करना है आपको। ये मेरा जो अभी का पार्ट है, आपको प्रॉमिस है ये कि आप इसको ध्यान से समझेंगे, आपको समझ में आएगा। आपको कभी किसी ने नहीं सिखाया होगा, और मोस्ट प्रोबली, क्योंकि मैं ज़्यादातर केसेस में देखता हूँ कि ये चीज़ इसका अलग अलग तरीके, बहुत बड़े बड़े तरीके
लोगों ने सीखे हुए हैं, मगर ये मैं बिल्कुल बेसिक पकड़ के लेके आया हूँ। और आपको इसमें डिविजनल चार्ट देखना आज की क्लास में काफ़ी हद तक आपको लगेगा ठीक है, हम देख पाएंगे। अब क्या है कि आपको जो वर्गास में इसके बाद आएगा, आपको यदि प्रोफेशन देखना है तो D1 चार्ट का ज़्यादा उतना रोल नहीं होता। आपको दशमांश चार्ट देखना आना चाहिए यदि प्रोफेशन से रिलेटेड आप कोई भी प्रेडिक्शन देना चाहते हो, उसके हालात देखना चाहते हो, बंदा काम करना चाहता है नहीं करना चाहता है, नौकरी आसानी से लगेगी डिफ़िकल्टी से लगेगी, या नौकरी में कैसा वहाँ पे रहेगा, उसका माहौल कैसा रहेगा, एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, कितनी लंबी आयु होगी उसकी नौकरी की, कब तक जॉब करेगा, आपको D10 चार्ट देखना पड़ेगा। पेरेंट से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, मैं वो मेन मेन मैटर्स बता रहा हूँ जो आपके पास आएंगे। माता पिता से रिलेटेड आपको D12 चार्ट, द्वदांशा चार्ट आपको देखना पड़ेगा। एजुकेशन से रिलेटेड आपको देखना है तो D24 चार्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। वैसे और भी बहुत सारे डिविजनल चार्ट हैं और उन सभी डिविजनल चार्टों को देखने के कुछ कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जो हमें अलग से पढ़कर ही आ सकते हैं, पर इन जनरल मैं जो आज बताऊंगा वो मैं आपको कॉमन बताऊंगा, जो आप किसी भी डिविजनल चार्ट में बिल्कुल लगा सकते हो बगैर किसी डाउट के। ये कॉमन है जो हर डिविजनल चार्ट के अंदर लगेगा, केवल D2 चार्ट के अलावा। D2 जो ओरा चार्ट होता है वो उसमें ये नहीं लगेगा, बाकी सभी में ये एज इट इज़ लगने वाला है। अब क्या है देखिए, डिविजनल चार्ट वी विल ओनली चेक प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स ऑफ D1 चार्ट। D1 चार्ट के इसके दो कंपोनेंट हैं डिविजनल चार्ट के। पहले तो D1 चार्ट के जो प्लैनेट्स हैं उनका प्लेसमेंट जाकर देखना है। बहुत लोग इसको नहीं मना करते हैं कि देखने की ज़रूरत नहीं है, पर जो मैंने एक्सपीरियंस किया और काफ़ी बातचीत करके जो जिस कंक्लूजन पे मैं निकला वो उसके हिसाब से हमें देखना है ये। इन डिविजनल चार्ट वी विल ओनली चेक प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स ऑफ D1 चार्ट। प्लेसमेंट जाकर देखेंगे वहाँ पर। किस किस का देखेंगे देखिए, लग्न लॉर्ड ऑफ बर्थ चार्ट इन डिविजनल चार्ट, ओनली साइन। आपको ये देखना है कि लग्न लॉर्ड जो बर्थ चार्ट का है डिविजनल चार्ट में किस साइन के अंदर जाकर बैठ गया है। इफ इट इज इन ओन साइन, फ्रेंड साइन, एक्सॉल्टेड साइन। अब इसको ध्यान से सुनिएगा एक एक वर्ड। मीन्स नेटिव विल बी इंटरेस्टेड इन वर्क रिलेटेड टू दैट हाउस। मतलब क्या हुआ, आपका D1 का लग्न लॉर्ड D7 के या D10 के किस राशि में जाकर बैठा है। तो D1 का लग्न लॉर्ड D10 में यदि आपकी उसकी फ्रेंडली साइन में गया है या वो एक्सॉल्टेड साइन में गया है, ओन साइन में गया है, तो आप समझिए आप उस प्रोफेशन को करना चाहते हैं, आप काम करने में इंटरेस्टेड हैं, आपका इंक्लिनेशन है काम करने में बहुत ज़्यादा। आप इतने इंटरेस्टेड होंगे कि ऑफिस में जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं या किया होगा उन्हें पता होगा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर 80% लोग काम नहीं करना चाहते, मगर 10% लोग वहाँ पे ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता है बगैर काम करे काम चल जाएगा, मगर वो काम करते ही रहते हैं। ये वो लोग हैं जिनका कि लग्न लॉर्ड दशमांश चार्ट के अंदर आपका फ्रेंड साइन, एक्सॉल्टेड साइन या ओन साइन में गया है। इसको मैं अब दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मैरिज में इंटरेस्ट है या नहीं, आज के टाइम पर आप देखते हो कि बच्चे करना ही नहीं चाहते, पेरेंट्स लगे रहते हैं मैरिज कर लो, इसके बाद उनकी एज हो जाती है 38, 39, 40, उसके बाद फिर वो कहते हैं नहीं अब मैरिज हमारी कर दो। फिर वो पेरेंट्स परेशान होते हैं, तो एक एज है मैरिज की तब तक वो करना नहीं चाहते। फिर जब बोर होना शुरू करते हैं तब वो एग्री करते हैं, तब तक काफ़ी एज निकल चुकी होती है। तो वो भी हम इस तरीके से देखेंगे। आप D1 का लग्न लॉर्ड D9 में चले जाएं और D9 में उसकी राशि देखनी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि वो अपनी फ्रेंड साइन में, ओन साइन में, एक्सॉल्टेड साइन में, मतलब वो पर्सन मैरिज करने में इंटरेस्टेड है। और यदि लग्न लॉर्ड डिविजनल चार्ट में डेबिलिटेटेड हो जाए, मतलब एफ्लिक्ट हो, वो एनिमी साइन में चला जाए, इसका मतलब पर्सन उस भाव से रिलेटेड काम को करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब इंटरेस्टेड नहीं होने का मतलब ये नहीं होता कि वो करेगा नहीं। इंटरेस्टेड होना ये होता है कि अपनी चॉइस से उसको काफ़ी ज़्यादा शौक होगा और बहुत ज़्यादा पसंद होगा वो काम, और करना तो पड़ता ही है। प्रोफेशन किसी को पसंद नहीं है तभी भी करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो अपना जो डे टू डे अर्निंग तो उसको करनी पड़ेगी, घर चलाना ही पड़ेगा। तो उसको प्रोफेशन बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है काम करने में, तभी भी हमें करना पड़ता है। तो ये आप लग्न लॉर्ड को डिविजनल चार्ट में जाकर देखेंगे। लग्न लॉर्ड कंसर्न डिविजनल चार्ट में यदि आपकी ओन साइन, फ्रेंड साइन, एक्सॉल्टेड साइन के अंदर है, तो आप मान के चलिए उस पर्सन का उस पर्टिकुलर डिवीजन से रिलेटेड मैटर्स में इंटरेस्ट है।
और यदि वो उसका नीच की राशि में या शत्रु राशि में चला जाता है तो वो उस काम में इंटरेस्टेड नहीं होगा। ये पहला सूत्र है डिविजनल चार्ट का। अब दूसरा देखूंगा मैं कि अब हमें एक काम देखना है कि ये तो हमने लग्न लॉर्ड से देखा, अब हमें देखना है कि हम किस भाव से रिलेटेड बात करना चाह रहे हैं। किस भाव से रिलेटेड का मतलब है कंसर्न्ड हाउस। जैसे आप प्रोफेशन की बात करना चाहते हो तो 10th हाउस हो गया। हम यदि मैरिज की बात करना चाहते हैं तो आपका 9th हाउस हो गया, वो सॉरी 7th हाउस हो गया। हम प्रोजेनी की बात करना चाहते हैं तो आपका 5th हाउस हो गया, या एजुकेशन की बात करना चाहते हैं तो 5th हाउस हो गया। तो अब क्या देखना आपको ध्यान रखिएगा, आपके जो बर्थ चार्ट है उसके कंसर्न्ड हाउस का मतलब प्रोफेशन देखना है तो 10th हाउस के लॉर्ड को D10 में जाकर देखना है। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है कंसर्न्ड हाउस लॉर्ड इन डिविजनल चार्ट, ओनली साइन देखना है। फिर इट विल गिव अस द क्वालिटी ऑफ कंसर्न्ड वर्क। ऊपर का ये बता रहा था कि उस बंदे का इंटरेस्ट है या नहीं, ये बताएगा आपका। लग्न लॉर्ड डिविजनल चार्ट में कैसी राशि में गया वो आपको बताएगा वो पर्सन इंटरेस्टेड है कि नहीं उस काम में। अब वो इंटरेस्टेड है, अब आपको देखना है वो कंसर्न हाउस का लॉर्ड डिविजनल चार्ट में किस राशि में गया है। यदि वो ओन साइन, फ्रेंड साइन या एक्सोल्टेड में गया है तो वो काम, कंसर्न हाउस से रिलेटेड काम उसकी लाइफ में बहुत आसानी से, बहुत बेटर वे से होगा। मगर यदि वो वहाँ पर यदि शत्रु राशि और एनिमी राशि में है तो इंटरेस्टेड भी है तो भी उसका वो पर्टिकुलर काम बहुत बुरी तरीके से होगा, आसानी से नहीं होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस सेंटेंस को बोलता हूँ कंसर्न्ड हाउस लॉर्ड। ये बर्थ चार्ट में देखना है, बर्थ चार्ट का हाउस लॉर्ड। इन डिविजनल चार्ट ओनली साइन देखना है, इट विल गिव अस द क्वालिटी ऑफ कंसर्न्ड वर्क। इफ इट इज वेल प्लेस्ड रिजल्ट विल बी बेटर। लाइक इफ while analyzing D10, if 10th lord of D1 is well placed in D10 means native will get job easily। यदि 10th lord D1 का D10 में वेल प्लेस्ड है इसका मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन को जॉब इजीली मिल जाएगा। यदि वो वेल प्लेस्ड नहीं है तो उसको जॉब इजीली नहीं मिलेगा। अब वेल प्लेस्ड का क्या डेफिनेशन है, आप उसकी हालात वहां पे जाकर देख लें। जो अभी मैंने हालात देखना आपको बर्थ चार्ट में सिखाया था कि एक प्लेनेट की कैसी हालात हो सकती है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हट जाएंगी, जैसे वर्गोत्तम वगैरह नहीं लगेगा उसके अंदर डिविजनल चार्ट के अंदर। मगर ज़्यादातर चीज़ें आप देखोगे कि जो आपका D1 चार्ट का लॉर्ड जो है वो कौन सी राशि में गया है, मेनली आप ये देख लीजिएगा। यदि वो आपका न्यूट एग्जॉल्टेड है वहाँ पर डिविजनल चार्ट में तो समझिए उसका काम, उसका जॉब आसानी से लग जाएगा। तो ये सेकंड क्राइटेरिया है। अब थर्ड क्राइटेरिया पर आता हूँ, कारक ऑफ हाउस इन डिविजनल चार्ट। कारक भी देखना है आपको। हमने लग्न लॉर्ड को डिविजनल चार्ट में जाकर देखा, फिर हमने उस हाउस लॉर्ड को जाकर देखा। अब कारक उस काम का, जैसे मैरिज के लिए आपको पता है, देखो सब आप देखते भी हो, नवास में वीनस को सब लोग देखते हैं, मगर हम बाकी में ज़्यादातर केसेस में या D7 में भी हम जुपिटर को देखते हैं। तो उसे भी देखना है। देखना क्या है, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस बार बार लिख रहा हूँ, ओनली साइन। और इस वर्ड को लिखने की एक बहुत बड़ी वजह है, हाउस में यहाँ पे बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो बर्थ टाइम हमारे पास जो भी कुंडलियाँ आएंगी वो एक्यूरेट नहीं होगा। तो एक्यूरेट बर्थ टाइम नहीं होता है तो राशि उतनी बदलती नहीं है, मगर हाउस तो बदल ही जाता है। तो ऐसा हम मानकर चलेंगे कि कारक ऑफ हाउस इन डिविजनल चार्ट ओनली साइन पे आपको फोकस करना है। इट विल गिव अस डिटेल अबाउट हाउ दैट वर्क विल बी थ्रू आउट लाइफ, मतलब वो पूरी जिंदगी भर कैसे होगा। तो देखिए लग्न लॉर्ड तो ये बताएगा उस डिवीजन से रिलेटेड उस बंदे में इंटरेस्ट भी है या नहीं। कंसर्न हाउस का लॉर्ड डिविजनल चार्ट में ये बताएगा कि उसको वो पर्टिकुलर काम आसानी से जिंदगी में उसकी में होगा या डिफिकल्टी से होगा। और जो कारक है वो ये बताएगा कि वो लाइफ टाइम वो काम कैसे चलता रहेगा। जैसे जॉब आसानी से लग गया, मगर वो उसकी लेंथ कितनी होगी, वो आसानी से जॉब चलेगा या उसको जॉब के अंदर परेशानियां होती रहेंगी, ये आपको उस डिविजनल चार्ट का कारक बताएगा। इसको एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, इट विल गिव अस डिटेल अबाउट हाउ दैट वर्क विल बी थ्रू आउट लाइफ। इफ इट इज प्लेस्ड रिजल्ट विल बी बेटर। लाइक if it is well placed result will be better। like while analyzing D9 chart, Venus is well placed in D9 means happy married life। शुक्र की अच्छी स्थिति अकेली अकेली अच्छी स्थिति हैप्पी मैरिड लाइफ को इंडिकेट करती है। आपको मैं सूत्र बता देता हूँ, और मैं पता नहीं कितनी कुंडलियों पर लगाया है। जिसका भी शुक्र नवांश में नीच का हो जाता है
वो मैरिड लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होता, इधर उधर भटकता है। नीच का नवांस में या बर्थ चार्ट दोनों में से कहीं पे भी हो जाए तो दिस इज ए कॉम्बिनेशन जो जनरली देखा गया है। नीच भंग वगैरह हो जाता है तो फिर वो उसका मन करता है मगर वो भटकेगा नहीं नीच भंग के केस में। मगर नीच का है दोनों में से पुअर कंडीशन में है तो मैरिड लाइफ में वो सेटिस्फाई नहीं होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं भी है तो ही विल नॉट बी सेटिस्फाइड। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कंसर्न्ड हाउस लॉर्ड इन विच राशि इंडिविजुअल चार्ट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फोर्थ वाला। मैं इनको फिर से रिपीट करूंगा एक बार क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब ये जो भी हम पढ़ रहे हैं इसको समझने की ज़रूरत है। वीडियो को भी आप एक दो बार देख सकते हो, मैं आराम से ही बता रहा हूँ ये चीज़ें। कंसर्न्ड हाउस लॉर्ड इन विच राशि इंडिविजुअल चार्ट। अब ये तो हम देखेंगे ही कि उस पर्टिकुलर हाउस का स्वामी डिविजनल चार्ट में किस राशि में है। एंड विच प्लेनेट इज एक्सपेक्टिंग दिस प्लेनेट इन डिविजन चार्ट। डबल है कि आपको उस पर्टिकुलर भाव का स्वामी, जैसे मैरिज के केस में हमने देखा कि 7th हाउस का लॉर्ड डिविजनल चार्ट में किसके नवांश में चला गया है, किस राशि में। तो हर एक राशि का लॉर्ड होता है उसको बोलेंगे उसके नवांश में गया है। सपोज जैसे D1 का 7th लॉर्ड नवांश में 10 साइन में चला गया तो हम कहेंगे शनि के नवांश में गया है। आप जब पढ़ोगे तो इस तरीके के वर्ड आपको मिलेंगे कि यहाँ पर 7th लॉर्ड शनि के नवांश में चला गया है, वो आपने नोट करना है। इसके बाद आपको देखना है कि उसको बर्थ चार्ट में कौन सा प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर 7th लॉर्ड को। तो बर्थ चार्ट में भी सपोज उसको शनि एस्पेक्ट कर रहा हो तो देखिए आपका D1 चार्ट का 7th लॉर्ड नवांश में किसके में गया, शनि के में, और D1 में उसी को शनि देख रहा है। तो जो उसका स्पाउस होगा उसमें शनि के करेक्टर होंगे 100%। स्पाउस में शनि के क्या करेक्टर होंगे कि ओल्ड है, उससे थोड़ा मैच्योर होगा। एज तो कहना ठीक नहीं है, उसका जो स्पाउस है उसके कंपैरिजन में मैच्योर होगा। थोड़ा यदि इंटरकास्ट मैरिज है तो हालांकि कास्ट सिस्टम बोलना ठीक नहीं है मगर कह सकते हो, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि वो लोअर कास्ट का होगा या लोअर क्लास का होगा, ऐसा कह सकते हो। क्लास का मतलब यहाँ पे उस तरीके से नहीं, एक रिच है यदि तो वो दूसरा थोड़ा कंपेरेटिवली पुअर होगा। यदि हस्बैंड एक बड़ा ऑफिसर है तो उसकी वाइफ छोटी रैंक की होगी, या वाइफ बड़ी ऑफिसर है तो हस्बैंड थोड़ा छोटे रैंक का होगा। इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरीके से मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ कि सपोज आपका D1 का 7th लॉर्ड, मैं मैरिज का एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ, 7th लॉर्ड वहाँ पर जाकर बुध के नवांश में चला गया D9 के अंदर, और D1 के अंदर 7th लॉर्ड को बुध एस्पेक्ट कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर केस में उसका जो भी स्पाउस होगा वो यंग होगा, ह्यूमरस होगा, इस तरीके से उसके कंपैरिजन में छोटा लगेगा। आप ऐसे बहुत सारे पेयर देखते हो मैरिड लाइफ में कि हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसा लुक वाइज ऐसा लगता है कि एक क्वाइट यंग है, एक थोड़ा उसके कंपैरिजन में ओल्डर है। कहीं किसी केस में वाइफ के साथ ऐसा होता है, किसी केस में हस्बैंड के साथ ऐसा होता है। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक आप इस तरीके से देख सकते हो। इसके लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमें क्या देखना होता है कि D1 का कंसर्न लॉर्ड उस डिविजनल चार्ट में किसके नवांश में या दशमांश में गया, यदि प्रोफेशन देखना चाहते हो तो जिसके भी दशमांश में गया उस पर्टिकुलर प्लेनेट के, ध्यान से सुनिएगा, उसके प्रोफेशन में करेक्टरिस्टिक पक्का आने वाले हैं। और D1 में यदि वही प्लेनेट उसे देख ले तो पक्का आने वाले ही हैं। यदि दूसरा भी देख रहा है तो दोनों के मिक्स करेक्टरिस्टिक होंगे। इस तरीके से प्रोफेशन को देखने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका है। बाकी सारे तरीके फेल हैं बट दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि D1 चार्ट में कंसर्न हाउस लॉर्ड कंसर्न डिविजनल चार्ट में किस राशि में गया तो वो किसके नवांश, दशमांश या सप्तांश में गया, उस पर्टिकुलर प्लेनेट को पकड़ लो आप। इसी तरीके से D1 चार्ट में उसे कौन एस्पेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नेचुरली आएगा कि कोई एस्पेक्ट नहीं कर रहा हो तो नहीं कर रहा है तो नहीं करेक्टरिस्टिक आएंगे। एस्पेक्ट कर रहा है तो वो अपने करेक्टरिस्टिक उसके अंदर लॉर्ड के अंदर डाल देगा। एस्पेक्ट का ज़्यादा असर होता है, ध्यान रखना। कंजंक्शन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। एस्पेक्ट इज मोर इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि कंजंक्शन में जो प्लेनेट होता है वो शत्रु हो जाता है टेम्परेरी, वो उसका उतना असर है, उसकी उतनी बात भी नहीं मानेगा वो। मगर जो एस्पेक्ट कर रहा होता है उसकी डायरेक्शन को मानता है हर एक प्लेनेट। तो इस तरीके से हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बेस पर उसके करेक्टरिस्टिक्स की बात कर सकते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट वन पार्ट इसका कराया, एनालाइजिंग डिविजनल चार्ट। तो मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ।
सर ये फोर्थ वाला पॉइंट फिर से बताइए सर प्लीज। हम्म फोर्थ वाला पॉइंट मैंने ये बताया कि आपको क्या करना है। एक्चुअली ये मैं बता रहा हूँ करेक्टर या किस तरीके का आपका किसी भी भाव से रिलेटेड, जैसे हम मैरिज में देखना चाहते हैं और आपने स्पाउस के करेक्टर देखना चाहते हैं, ऐसे समझो इसे। तो आपके इसके दो स्टेप हैं। पहला स्टेप देखिए कि आपका जो बर्थ चार्ट का सेवेंथ लॉर्ड, ठीक है, D9 में किस राशि में गया है। उस राशि के लॉर्ड को हम बोलेंगे कि वो जैसे शनि की राशि में गया है तो हम कहेंगे शनि के नवांश में गया है। शुक्र की राशि में गया है तो हम कहेंगे वो शुक्र के नवांश में गया है। सूर्य की राशि में गया है तो हम कहेंगे सूर्य के नवांश में गया है। मंगल की राशि में गया है तो हम कहेंगे मंगल के नवांश में गया है। तो D1 का जो सेवेंथ लॉर्ड है मंगल के नवांश में चला गया, ये आपने नोट कर लिया। इसके बाद उसको D1 ही चार्ट में देखिए कौन प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं। आपको एस्पेक्ट देखना है, कंजंक्शन नहीं देखना। अब उसको सपोज D1 में शुक्र एस्पेक्ट कर रहा है, अब उसके स्पाउस के अंदर मंगल और शुक्र के दोनों के करेक्टरिस्टिक होंगे। स्पाउस में देखने में वो स्मार्ट होगा, गुड लुकिंग होगा, लग्जूरियस, ऐसी बड़े बड़े शौक होंगे और नाक पे गुस्सा होगा, क्योंकि मंगल के करेक्टरिस्टिक उसके अंदर आगे बहुत ज़्यादा ईगो होगी, अग्रेसिव होगा, असर्टिव होगा हर चीज़ के लिए, मगर देखने में लुक्स वाइज बहुत स्मार्ट होगा। इस तरीके से हम उसके करेक्टरिस्टिक पकड़ सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ऐसा एक्चुअली आप कहीं 100% केसेस में लगाओगे तो एस्ट्रोलॉजी के ये सभी कॉम्बिनेशंस कोई भी 100% केसेस में नहीं लगते, पर ये अधिकतर केसेस में लगेंगे। तो आपको कोई एक्सेप्शन लगता हो तो आप पहले ही मान के चलिए कि इट इज़ एस्ट्रोलॉजी, कोई रिटर्न मैथमेटिक्स नहीं है, 2 × 2 4 नहीं होने वाला है। इंटरप्रिटेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें बीच में घुस जाती हैं, मगर मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया और इससे ज़्यादा आपको कुछ भी बताओगे वो ध्यान भी नहीं रहता। तो इस चीज़ को आप सीख लेंगे तो वो बहुत काम आ जाएगी आपके। किसी के भी करेक्टरिस्टिक आपको देखना है, जैसे प्रोफेशन देखना है तो D10 का 10th लॉर्ड को आप दशमांश चार्ट में देखिए किसके दशमांश में गया वो। सपोज वो सैटर्न की राशि में चला गया तो उस पर्टिकुलर पर्सन के प्रोफेशन में शनि के करेक्टरिस्टिक आ जाएंगे। अब शनि के बहुत सारे करेक्टरिस्टिक हैं। ऐसा है कि या तो हो सकता है वो उसका लेबर ओरिएंटेड वर्क हो, उसके पास में बहुत सारे लोग हों, या खुद ही वो लेबर का पार्ट हो। लेबर का मतलब थोड़ा लोअर लेवल पे काम करता हो, या बेचारे को वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता हो। शनि के करेक्टरिस्टिक हैं। इस तरीके की चीज़ें हम देखेंगे तो हमें इस तरीके से उसको एनालाइज करना है। मैडम, इज इट क्लियर नाउ? यस सर, थैंक यू सो मच। सर एक एग्जांपल दे दीजिए ना। एग्जाम्पल तो अब यही दिया जा सकता है और तो कुछ है नहीं इसका। मैं एग्जाम्पल ही तो दे रहा हूँ ये, कि जैसे किसी का आपका 10th लॉर्ड है वो वहाँ पर D10 में 10 साइन में 11 साइन में चला गया, तो शनि के दशमांश में चला गया। तो अब मैं उसके प्रोफेशन में शनि के करेक्टरिस्टिक आ जाएंगे, ये बोल रहा हूँ मैं। तो शनि के करेक्टरिस्टिक हमें पता होने चाहिए प्रोफेशन में क्या क्या होते हैं। सपोज वो आपका बुध के उसमें चला गया दशमांश में, मतलब 3 और 6 राशि में चला गया 10th लॉर्ड किसी का। कोई भी 10th लॉर्ड है, मान लीजिए किसी का 10th लॉर्ड शुक्र है और वो D10 चार्ट के अंदर शनि वो शुक्र के या बुध के उसमें चला गया 3 और 6 राशि में, तो बुध के दशमांश में चला गया ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके अंदर उसके प्रोफेशन में बुध के करेक्टरिस्टिक आ जाएंगे। अब बुध के करेक्टरिस्टिक क्या है? वो बंदा है तो स्पीच से रिलेटेड होगा, बोल के कुछ खा रहा होगा, या फिर वो आपका कोई अकाउंट से रिलेटेड उसका काम होगा, या उसका इस तरीके से जो भी है आपका चार्टेड अकाउंटेंट हो सकता है, जो भी टीचर भी हो सकता है। इस तरीके के करेक्टरिस्टिक बुध के हैं तो वो करेक्टरिस्टिक होंगे उसकी प्रोफेशन के अंदर। और ये भी देखना है D1 चार्ट में उसको उसके 10th लॉर्ड को कौन सा प्लेनेट देख रहा है। तो दोनों के मिल मिला के करेक्टरिस्टिक उसके अंदर होंगे और ये आप लगाएंगे प्रोफेशन। हेमलता मैम पूछ रही थी तो ये आप चीज़ लगा के देखो कुंडलियों पर, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें सक्सेस मिलेगी एनालाइज करने में। अब आता हूँ मैं एनालाइजिंग डिविजनल चार्ट पार्ट 2। ये मैंने किया था अभी तक का हिस्सा, बर्थ चार्ट के प्लेनेट को उठाकर डिविजनल चार्ट में ले जाना। 3 ही प्लेनेट को लेके गया था मैं, लग्न लॉर्ड को ले गया था, वो इंटरेस्ट बताता है। फिर अब ब्रीफ में इतना सही है, मगर आगे आप इतना भी ध्यान रखोगे तो ठीक है। लग्न लॉर्ड ये बताता है कि उस डिवीजन से रिलेटेड काम में आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। दूसरा हम लेके गए थे कंसर्न हाउस लॉर्ड को, वो कंसर्न हाउस लॉर्ड की पोजीशन बताती है वो काम कैसे होगा आपकी लाइफ में, आसानी से होगा, डिफिकल्टी में होगा, धक्के खाकर होगा।
और तीसरा हमने बताया था कारक, तो वो बताता है थ्रू आउट लाइफ कैसा चलने वाला है वो काम आपका, हुआ कैसे, बिगिन कैसे हुआ, मैरिज कैसे हुई, वो आपको बताएगा लॉर्ड, और मगर वो मैरिज कैसी रहेगी वो बताएगा आपको कारक। इसके बाद हम जो मैंने करेक्टरिस्टिक बताने के लिए आपको फोर्थ कॉम्बिनेशन बताया, अब हम आ जाएंगे ओनली डिविजनल चार्ट पर। अब बर्थ चार्ट को अलग उठा के रख दो। नेक्स्ट आपको करना है एनालाइजिंग डिविजनल चार्ट एज इंडिपेंडेंट चार्ट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट चार्ट के अंदर आपको क्या देखना है? नंबर 1 पॉइंट चेक, वो आप देखते हैं ज्यादातर लोग, लग्न ऑफ डिविजनल चार्ट। इफ इट इज ऑफ बेनिफिक प्लेनेट इट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग। लग्न यदि बेनिफिक प्लेनेट की है डिविजनल चार्ट की, उसको हम स्ट्रॉन्ग मानकर चलेंगे। लग्न बेनिफिक प्लेनेट कौन से हैं? जो बेनिफिक का मतलब यहाँ पे फंक्शनल बेनिफिक नहीं है, बेनिफिक का मतलब नेचुरल बेनिफिक है। तो लग्न नेचुरल बेनिफिक की है, उसको हम स्ट्रॉन्ग मानकर चलेंगे। ये चीज़ नोट कर लेना है, फंक्शनल नहीं है, क्योंकि डिविजनल चार्ट के लिए हम फंक्शनल वर्ड यूज़ नहीं करते। डिविजनल चार्ट में हम केवल यहाँ पर देखेंगे कि चेक लग्न ऑफ ए डिविजनल चार्ट, इफ इट इज ऑफ बेनिफिक प्लेनेट इट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग। If it is same that of D1 chart, then also strong called वर्गोत्तम लग्ना। दैट मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये नवांश के केस में एप्लीकेबल है। वर्गोत्तम टर्म नवांश के केस में एप्लीकेबल है, बाकी के केस में एप्लीकेबल नहीं है, या मैं लिखना भूल गया हूँ, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्गोत्तम लग्न केवल जब D1 और D9 की लग्न सेम होती है उसको हम वर्गोत्तम लग्न बोलते हैं। मगर यदि किसी भी डिविजनल चार्ट की लग्न बेनिफिक प्लेनेट की है, बेनिफिक आपके होते हैं गुरु, वीनस, और यदि आपकी कुंडली में मंगल और बुध भी हैं तो उनकी लग्न को भी आप बेनिफिक मानोगे। और इन जनरल आप मान ही सकते हो 3, 6, 9, 12 ये हो गया आपके 2, 7 ये बेनिफिक प्लेनेट्स की आपकी लग्न है। एंड 4 इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज लग्न ऑफ बेनिफिक प्लेनेट। सेकेंड वन, लग्न ऑफ एनी वर्ग चार्ट। अब ये ध्यान से समझिए, देखिएगा, लग्न ऑफ एनी वर्ग चार्ट शोज इंटरेस्ट ऑफ पर्सन इन सिग्निफिकेशंस रिलेटेड टू दैट भाव। जो मैं D1 को ले जाके बता रहा था इंटरेस्ट, अब लग्न केवल डिविजनल चार्ट की उस पर्टिकुलर भाव के रिलेटेड इंटरेस्ट को शो करेगा। भाव मतलब आपको हर एक भाव का डिविजनल चार्ट है। जैसे आपका नवांश देखोगे तो वो 7th हाउस का डिविजनल चार्ट है, तो अब आपको 7th हाउस का इंटरेस्ट देख रहे हैं हम यहाँ पे आकर, नवांश का इंटरेस्ट नहीं देखते। नवांश का तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो 7th हाउस के इंटरेस्ट को नवांश बताएगा। तो जो नवांश चार्ट की लग्न यदि वो है बेटर प्लेस्ड, अच्छी है, तो वो इंटरेस्ट बताएगा उस पर्टिकुलर पर्सन का कि उसका मैरिज में इंटरेस्ट होगा। यदि 10वां चार्ट की लग्न अच्छी है, मतलब अच्छी का मतलब बेनिफिक लग्न है, उस पर मैं बताऊंगा बेनिफिक इन्फ्लुएंस है पूरी तरीके से, तो इसका मतलब उसका प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, वो दिन रात लगा रहेगा, या नहीं मिलेगा तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि सप्तांश चार्ट की लग्न बेनिफिक है तो उस पर्सन का संतान में बहुत इंटरेस्ट होगा, वो चाहेगा मेरे संतान हो। बहुत सारे लोग नहीं चाहते, आज के ज़माने में बहुत सारे लोग मैंने देखा है वो चाहते ही नहीं है करना ही, कि संतान हो, अभी क्या करना है, बाद में क्या करना है, जिम्मेवारियाँ आ जाएंगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी, तो पहले मैरिज ही नहीं करेंगे, फिर मैरिज होगी तो इसके बाद वो नहीं करेंगे, फिर उस एज में जाके करेंगे, फिर वो एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास आएंगे कि भाई हमें बताइए हमारे कब होगी या नहीं हो रही है। दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। मगर बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है कि हमारे संतान हो, तभी भी डिफ़िकल्टी आती है। ये प्रोजेनी का पार्ट है, आप ध्यान से समझिएगा। मैरिज का भी ये पार्ट है कि ये मैरिज में आपको ऐसी चीज़ें आएंगी, तो आप डिविजनल चार्ट से ऐसे देख सकते हो कि पर्सन इंटरेस्टेड भी है कि नहीं मैरिज के अंदर। तो हम ऐसे एक एक करके चीज़ें सीखेंगे, तो कैसे पता चलेगा? आप उसके D1 चार्ट की लग्न को उठाकर देख लीजिए, D7 चार्ट, D9 चार्ट की, यदि वो अच्छी है। अच्छी का मतलब कैसे है? लग्न ऑफ एनी वर्ग चार्ट शोज इंटरेस्ट ऑफ पर्सन इन सिग्निफिकेशन रिलेटेड टू दैट भाव और वर्गा चार्ट इफ इट इज अंडर बेनिफिक इन्फ्लुएंस। यदि वो शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में है, मीन्स पर्सन हैव इंटरेस्ट, एंड इफ इट इज इन मेलिफिक इन्फ्लुएंस मीन्स पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड। ऑल्सो चेक लग्न लॉर्ड भी आपको चेक करना है, नॉट ओनली लग्न, आपको क्या चेक करना है? लग्न लॉर्ड भी चेक करना है। इफ लग्न लॉर्ड इज अंडर बेनिफिक इन्फ्लुएंस it will fulfill wish of the native, and if it is in malefic influence it will not fulfill wish of the native। अब मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि समझाने वाला केवल यही एक मेन पार्ट बचा है। बस इसको ध्यान से समझें
कि वो पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेशन में पर्सन इंटरेस्टेड है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैं मैरिज को ले लेता हूँ कि वो शादी भी करना चाहता है या नहीं। तो आपको क्या देखना है, उसकी लग्न और लग्न लोड देखनी है। लग्न यदि उसकी बेनिफिक है, उस पर बेनिफिक इन्फ्लुएंस है, तो ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन मैरिज, ये मान के चले आप। और वेरी मच का मतलब अर्ली एज से ही वो इंटरेस्टेड हो जाएगा कि मेरी मैरिज हो जानी चाहिए, नहीं भी कहेगा मगर वो खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। अब मैरिज का मतलब यहाँ पर आप उसको ऐसे रिचुअल ना लें, हो सकता है वो अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, ऐसा बंदा, ऐसी नेचर होगी उसकी जिसकी लग्न आपकी बेनिफिक है, उसके ऊपर बेनिफिक इन्फ्लुएंस है। इसका मतलब उस भाव का असर उसके दिलो दिमाग पर होगा। 10th में है तो वो प्रोफेशन में चाहेगा कि 15 साल का ही कि मैं कुछ अर्न करने लग जाऊं। आप देखते हो कि बहुत सारे लोग बहुत कम एज पे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। उसका प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, संतान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। इस तरीके से यदि उसका D7 की लग्न बेनिफिक इन्फ्लुएंस में हो, बेनिफिक इन्फ्लुएंस में होनी चाहिए, पहली चीज़ ये बता दिया। अब लग्न क्या बता रही है, उसका इंटरेस्ट है। अब लग्न लॉर्ड आपको देखना है नंबर 2 पर, उस डिविजनल चार्ट का लग्न लॉर्ड भी बेनिफिक हो जाए, मतलब लग्न बेनिफिक है, इट इज शोइंग इंटरेस्ट, नंबर 1 कॉम्बिनेशन, मतलब इंटरेस्ट आ रहा है। तब 2 पॉसिबिलिटी होंगी कि लग्न बेनिफिक इन्फ्लुएंस में मतलब पर्सन एज इंटरेस्ट, मगर लग्न लॉर्ड भी बेनिफिक है तो उसका काम वो इंटरेस्टेड भी होगा और काम भी आसानी से हो जाएगा। वो जब चाहेगा तब उसका काम हो जाएगा। अर्ली मैरिज, अर्ली संतान, अर्ली प्रोफेशन के कॉम्बिनेशन है। अब दूसरा, लग्न तो बेनिफिक है मगर उसका लॉर्ड मैलिफिक है। अब उल्टा होगा, वो इंटरेस्टेड तो पूरी तरीके से है मगर लॉर्ड क्योंकि उसके इंटरेस्ट को पूरा नहीं होने देगा, क्योंकि वो मैलिफिक इन्फ्लुएंस में है, तो उसका वो पर्टिकुलर काम आसानी से नहीं होगा। जैसे नवां चार्ट की लग्न तो बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है मगर लग्न लॉर्ड मैलिफिक इन्फ्लुएंस में है, तो वो उसके चाहते हुए भी आसानी से मैरिज नहीं होने वाली है। आप D10 चार्ट की बात करें, D10 चार्ट की लग्न तो बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है मगर उसका लग्न लॉर्ड मैलिफिक इन्फ्लुएंस में है, तो वो नौकरी करना चाहेगा मगर उसको आसानी से मिलने वाली नहीं है, केस 1। दूसरा, अब लग्न मैलिफिक इन्फ्लुएंस में आ गई आपकी, तो लग्न मैलिफिक इन्फ्लुएंस का मतलब वो काम उसका आसानी से होने वाला नहीं है उस डिवीजन से रिलेटेड। यदि D9 की लग्न मैलिफिक इन्फ्लुएंस में है तो उसकी आसानी से मैरिज होगी नहीं, मतलब आसानी से नहीं, वो इंटरेस्टेड नहीं होगा, मतलब खुद ही सोचेगा नहीं, करनी नहीं है, मना करता रहेगा जिस भी वजह से। तो इसी तरीके से यदि D10 चार्ट का यदि लग्न मैलिफिक इन्फ्लुएंस में है तो वो प्रोफेशन में इंटरेस्टेड नहीं होगा, नौकरी करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, टाइम पास करता रहेगा, वो करना ही नहीं चाहेगा। तो करना नहीं चाहेगा, फिर 2 कॉम्बिनेशंस होंगे। यदि डिविजनल चार्ट की लग्न मैलिफिक इन्फ्लुएंस में मगर लॉर्ड बेनिफिक हो गया, अब यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज़ को, यदि उसका लॉर्ड बेनिफिक हो गया तो वो उसकी नौकरी नहीं लगने देगा, क्योंकि लॉर्ड जब भी बेनिफिक होगा वो जैसा चाहेगा वैसा होगा, और लॉर्ड जब मैलिफिक होगा वो जैसे चाहेगा उसके अपोजिट होगा। जैसे D9 चार्ट की लग्न तो बेनिफिक है तो वो मैरिज करना चाहता है, अब उसका लॉर्ड भी बेनिफिक हो गया तो वो मैरिज करा देगा, क्योंकि लॉर्ड बेनिफिक होकर वो काम कराएगा जो उसकी इच्छा है। मगर लग्न बेनिफिक है और लॉर्ड मैलिफिक हो गया तो वो काम नहीं होने देगा, मैलिफिक लॉर्ड जिसकी उसकी इच्छा है, तो उसकी मैरिज नहीं होगी। ऐसे ही उल्टा केस ले रहा हूँ कि लग्न अब मैलिफिक इन्फ्लुएंस में है डिविजनल चार्ट की, तो वो एक तरीके से उस बंदे का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है वो काम करने का, अब जो भी काम है उसका इंटरेस्ट नहीं है। अब लग्न लॉर्ड की पोजीशन देखिए, लग्न लॉर्ड यदि बेनिफिक हो गया तो वो उसी को सपोर्ट करेगा और वो उसका काम नहीं होने देगा, मगर लग्न लॉर्ड इस केस में मैलिफिक हो गया, लग्न भी मैलिफिक इन्फ्लुएंस में है। लग्न मैलिफिक इन्फ्लुएंस का मतलब है कि वो करना नहीं चाहता, उसका इंटरेस्ट नहीं है। अब लॉर्ड भी मैलिफिक हो गया तो वो उसकी इच्छा को पूरी नहीं होने देगा और उसका काम फोर्सफुली करवा देगा। तो जिसकी लग्न भी मैलिफिक है डिविजनल चार्ट की और लग्न लॉर्ड भी मैलिफिक है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन का वो काम इमीडिएटली हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा, जब वो चाह रहा होगा उसके कंपेरिजन में अर्ली हो जाएगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे केंद्र हाउसेज ऑलवेज, ये एक रूल है डिविजनल चार्ट के, केंद्र हाउस ऑफ ऑलवेज चेक करिए। बहुत सारे लोग जो बड़े एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो केंद्र भाव ही देखते हैं बस 1 मिनट के अंदर, हम सोचते हैं पता नहीं क्या देख रहे हैं। केंद्र में देखते हैं इफ बेनिफिक इन केंद्रा,
बेस्ट रिजल्ट रिलेटेड टू दैट भाव। जैसे नवांश के केंद्र में बेनिफिक आ गए, शुक्र भी बैठा है, जुपिटर भी बैठ गया, मरकरी भी बैठ गया, तो बेस्ट रिजल्ट रिलेटेड टू दैट भाव। D10 के केंद्र में बेनिफिक आ गए तो बेस्ट रिजल्ट रिलेटेड टू दैट भाव। अब बेस्ट रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन यहाँ पे मगर कुछ अलग है। नवांश के बेस्ट रिजल्ट का मतलब है बंदा भटकता रहेगा, 10 बॉयफ्रेंड या 10 गर्लफ्रेंड होंगी उसकी। बेनिफिक रिजल्ट ये है, यदि नवांश के केंद्र के अंदर बहुत सारे बेनिफिक बैठे हुए हैं तो वो उसको इजीली मतलब जो भी अपोजिट जो पार्टनर है वो मिलता रहेगा, ये कहेंगे हम। मैरिज से कोई लिंक नहीं है इसका। ऐसे ही यदि उसको दशमांश के केंद्र में बेनिफिक बैठे हुए हैं तो उसको प्रोफेशन आराम से मिलेगा, एक से ज़्यादा करेगा, कई काम कर रहा होगा, सारे काम आराम से उसके चल रहे होंगे। मल्टीपल जो वर्क करते हैं वो कॉम्बिनेशन है, मगर एब्सोल्युटली ऐसा बहुत कम केसेस में होगा। मैलिफिक आ गया पूरी तरीके से केंद्र में तो उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड कामों में उसको तकलीफ या परेशानियां आती रहेंगी। यदि नवांश चार्ट में केंद्रों में यदि मैलिफिक बैठे हुए हैं तो उसको जो मैरिज में डिफिकल्टी आएगी, हो गई तो भी डिफिकल्टी आती रहेगी, पहले तो होने में ही प्रॉब्लम आएगी। ऐसे ही D10 चार्ट में भी यही होगा, यदि उसके दशमांश के केंद्रों में मैलिफिक ही बैठे हुए हैं तो प्रोफेशन लगने में डिफिकल्टी आएगी। बाई दी वे उसका लग भी गया तो प्रोफेशन में डिफिकल्टी आएगी, बाद में भी होगी। जनरली तीसरा कॉम्बिनेशन होता है बोथ बेनिफिक एंड मैलिफिक, तो मिक्स रिजल्ट होंगे, मतलब जैसा कि आम इंसान के साथ होता ही है, नहीं तो बहुत एक्सीलेंट होते हैं, नहीं बहुत ख़राब होते हैं, तो बीच कैसे रिजल्ट मिलेंगे। ये 3 कॉम्बिनेशंस हैं। तो यहाँ पर आपको ओनली दिस मच हमें देखना है इन केस ऑफ एनालाइजिंग डिविजनल चार्ट एज इंडिपेंडेंट चार्ट। हमें सिंपली यहाँ पर केंद्र स्थानों को देखना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखना। D1 के कौन से प्लैनेट कहाँ पर जाने हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूँ किस तरीके से देखना है। इसके बाद आपको जो भी डिविजनल चार्ट है उस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर आपको ये भी देखना है कि उस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर उसका क्या वो उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड। अब जैसे हम प्रोफेशन देखेंगे, देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि मेरे पास कोई प्रोफेशन की कुंडली आ गई तो मैं क्या करूँगा, उसका डिविजन चार्ट में जो भी देखना है देख लिया। इसके बाद मैं उसके दशमांश चार्ट के अंदर जाऊँगा। नवांश में तो जाना ही जाना है ऑलवेज हमें, तो दशमांश चार्ट के अंदर जाऊँगा। अब दशमांश चार्ट में मैं सबसे पहले उसकी लग्न की स्थिति देखूंगा कि लग्न की कैसी स्थिति है। इसके बाद मैं दशमांश चार्ट के अंदर जाके उसके केंद्र स्थानों की स्थिति देखूंगा कि केंद्र स्थानों की कैसी स्थिति है। उसके दशमांश चार्ट के लग्न लॉर्ड को मैं देखूंगा कि दशमांश चार्ट के लग्न लॉर्ड की कैसी स्थिति है। इन तीनों से मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि उसके दशमांश से रिलेटेड किस तरीके के सिग्निफिकेशंस आने हैं। बाकी जो आप देखोगे कि उसका कब जॉब लगेगा तो वो हम दशा अंतर दशाओं का उपयोग करेंगे, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो सॉरी, दशा अंतर दशा हम डिस्कस नहीं कर चुके, करेंगे कमिंग क्लासेस में कि हमें कौन सी D10 की कौन सी दशाएं हमें लेनी पड़ेंगी, जिसके बेसिस पर हम बताएंगे किसकी नौकरी लगेगी, कौन सा ट्रांजिट लेना पड़ेगा जिसके बेस पर हम बताएंगे कि इस पर्टिकुलर पीरियड पर उसके जॉब लगने वाली है। अब इसमें क्या होगा, देखिए एनालाइजिंग ईच भाव ऑफ डिविजनल चार्ट, हर एक भाव को अब एनालाइज करवा रहा हूँ मैं, जैसे मैंने बर्थ चार्ट को एनालाइज करवाया था। तो पूरी बर्थ चार्ट की तरह देख रहे हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है एनालाइजिंग डिविजनल चार्ट एज इंडिपेंडेंट चार्ट, तो ये मोटी मोटी बातें हमने शुरू में देख ली। अब हमें ईच भाव को डिविजनल चार्ट के को एनालाइज करना है। तो उसमें हम लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ D9 चार्ट ले लिया। हर एक में ऐसा ही मानना है। इसका फर्स्ट हाउस जो है D9 का अबाउट स्पाउस बताएगा, D10 का फर्स्ट हाउस अबाउट प्रोफेशन बताएगा, D7 का फर्स्ट हाउस आपको अबाउट प्रोजेनी बताएगा, संतान के बारे में बताएगा, D12 का फर्स्ट हाउस आपको पेरेंट्स के बारे में बताएगा। तो जो जिस भी चीज़ का है फर्स्ट हाउस वही उसी चीज़ को बताएगा, वो स्पाउस की लग्न होगी एक्चुअली। D10 आपका आपके प्रोफेशन की लग्न होगी, D7 आपकी संतान की लग्न होगी, इस तरीके से लेंगे। सेकेंड हाउस जो होगा आपका D9 चार्ट का वो बताएगा अबाउट स्पीच इन द मैरिज। D10 चार्ट का सेकंड हाउस बताएगा स्पीच इन द प्रोफेशन। D7 चार्ट का आपका बताएगा स्पीच विद द प्रोजेनी, संतान के साथ स्पीच। उस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। D12 का आपका सेकंड हाउस बताएगा स्पीच विद द पेरेंट्स। थर्ड हाउस पे आ जाते हैं, योर एफर्ट फॉर मेंटेनिंग मैरिज, आपके मैरिज करने में क्या एफर्ट आप कर रहे हो। एफर्ट करना पड़ता है हमेशा, हस्बैंड नाराज हो गए उन्हें मनाना पड़ता है, वाइफ नाराज होगी उन्हें गिफ्ट दिलाने पड़ते हैं और घुमाने भी ले जाना पड़ता है, नहीं तो वाइफ नाराज मानेगी नहीं। तो दैट इज कॉल्ड द एफर्ट। एक ही है कि है नाराज है कोई बात नहीं,
इनकी तो आदत ही है नाराज होना, तो दोनों में अंतर है, तो वो एफर्ट नहीं कर रहा तो वो हारमोनी नहीं रहेगी मैरिड लाइफ में। ऐसे ही थर्ड हाउस ऑफ द D10 विल गिव यू about the effort in your profession. Third house in D7 will give the effort in progeny. Same combination है, इसलिए मैं रिपीट करके बता रहा हूँ। फोर्थ हाउस गिव्स द हैप्पीनेस इन मैरिज। आपको मैरिज में हैप्पीनेस देखनी है तो वो फोर्थ हाउस बताएगा, और ऐसे ही प्रोफेशन में हैप्पीनेस देखनी है तो D10 का फोर्थ हाउस बताएगा। संतान से हैप्पीनेस देखनी है तो आपका D7 का फोर्थ हाउस बताएगा। फिफ्थ हाउस रोमांस इन द मैरिज। ऐसे ही आप D7 में देखोगे तो बच्चों से आपका लगाव, D10 में देखोगे तो आपका लव टुवर्ड्स योर प्रोफेशन। सिक्स हाउस बताएगा डिस्प्यूट इन मैरिज, प्रोफेशन में सिक्स हाउस बताएगा डिस्प्यूट इन प्रोफेशन। सर्विस को भी बताता है हालांकि वो, पर वो डिस्प्यूट इन प्रोफेशन को भी वही बताएगा। ऐसे ही D7 के अंदर आपका डिस्प्यूट विद द प्रोजेनी। सेवेंथ हाउस इज पार्टनरशिप इन मैरिज एंड अंडरस्टैंडिंग। एट्थ हाउस सडननेस एंड सीक्रेसी इन मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। सीक्रेसी का मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो गया है, एट्थ हाउस ये बताएगा। सडननेस भी वहीं पे होती है। ऐसे ही प्रोफेशन में भी एट्थ हाउस, आप सबको मालूम है कि किसी का भी जॉब चेंज हो रहा है, जॉब में ट्रबल्स आ रही हैं, ट्रांसफर हो रहा है, तो एट्थ हाउस है वो सडननेस को रिप्रेजेंट करता है, सीक्रेसी को भी रिप्रेजेंट करता है। प्रोजेनी में भी यही आपका सडननेस एंड सीक्रेसी को एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करेगा। नाइन्थ हाउस रिलीजन इन मैरिज, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिलीजन। आप दोनों लोग उसमें रिलीजन में कितने एक तरीके से इंक्लाइंड हो। कई बार हस्बैंड होते हैं, कई बार वाइफ होती हैं, कई बार दोनों होते हैं, कई बार दोनों बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, वो नाइन्थ हाउस इंडिकेट करता है। ऐसे ही नाइन्थ हाउस आपका प्रोफेशन के केस में आपका रिलीजन का मतलब आपका उसको बताएगा कि आप कितने ऑनेस्ट हैं उसके अंदर। रिलीजियस पर्सन जो होगा वो ऑनेस्ट होगा प्रोफेशन की तरफ। ऐसे ही आपका प्रोजेनी के साथ भी आप कितने वो हैं उसके, वो प्रोजेनी के केस में वो आपका एज ए गुरु भी पार्ट को रोल प्ले करता है कि आप गुरु की तरह भी उसमें इंडिकेट करते हो अपने बच्चों को। आप किस तरीके से एजुकेट करोगे या गाइड करोगे वो नाइन्थ हाउस बताता है D7 के केस में। इसके बाद टेंथ हाउस बताएगा वर्क रिलेटेड टू मैरिज, एंड जो भी मैरिज से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो टेंथ हाउस, क्योंकि कर्म हो गया मैरिज का, तो मैरिज का जो कर्म होता है दैट विल बी गिवन बाय द टेंथ हाउस। 11th हाउस देगा गेन एंड विश फ्रॉम मैरिज। आपको मैरिज से क्या गेन होने वाला है, आपकी मैरिज से क्या विशेज हैं, वो यहाँ पर 11th हाउस बताता है। इसी तरीके से आपका प्रोफेशन में 11th हाउस बताएगा गेन एंड विश फ्रॉम द प्रोफेशन। एंड 12th हाउस एक्सपेंसेस एंड सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द मैरिज। 12th हाउस ऑफ द D10 एक्सपेंसेस एंड सेटिस्फैक्शन इन प्रोफेशन। एक्सपेंसेस भी होते हैं प्रोफेशन में, सब नौकरी नहीं करते, जो बिजनेस करते हैं उनके एक्सपेंसेस को बताएगा। 12th हाउस ऑफ D7 एक्सपेंसेस एंड सेटिस्फैक्शन विद द चिल्ड्रन। इस तरीके से हम किसी भी कुंडली के डिविजनल चार्ट को हम देख सकते हैं। पर हाउस कैसे देखना है वो आपको आना चाहिए। हाउस में हमें दोनों चीज़ें देखनी होती हैं, जैसे हमने D1 में आपको सिखाया था एग्जैक्टली वही यहाँ पे भी करना है। इसलिए मैं हाउस और प्लेनेट को अब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि प्लेनेट को कैसे देखना है, हाउस को कैसे देखना है। रूल वो के वही चलने वाले हैं, उन रूलों में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। जो मैंने D1 चार्ट में आपको इनिशियली बताया, हम किसी भी हाउस को कैसे देखते हैं, वो स्ट्रोंगर है, न्यूट्रल है या वीक है। किसी भी हाउस को लॉर्ड को कैसे देखते हैं, वो स्ट्रोंगर है, न्यूट्रल है या वीक है, उसी तरीके से यहाँ पर आपको देखना है। तो डिविजनल चार्ट में मैंने ब्रीफ में बता दिया। इसके बियॉन्ड आप जो भी देखना चाहो वो एक अलग चीज़ है, पर वो आपको एड ऑन जो भी करना चाहते हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज एंडलेस, कभी एंड नहीं होगी। आप कितना भी करें, एक डिविजनल चार्ट को हम काफ़ी तक पढ़ते रहते हैं। एक एक डिविजनल चार्ट की बुक्स आती हैं पूरी, और उनमें किस उसके अंदर नवांश के अंदर गया, उनके लॉर्ड को भी देख लेते हैं, उस नवांश का लॉर्ड ये है। इनकी डिग्रीज भी निकाल सकते हो आप नवांश की, हर एक उसकी अलग डिग्रीज होती हैं प्लैनेट्स की नवांश के अंदर। तो उसको लगाने के लिए उसमें आप एडवांस लेवल पर जहाँ तक भी जाएँ वहाँ जा सकते हैं, मगर आपको कुंडली एनालिसिस के लिए जो मैंने आज आपको डिविजनल चार्ट में बताया है, इसके बियॉन्ड ना ही कोई आपको रिक्वायरमेंट है। आप बहुत ही ज़्यादा किसी की कुंडली पे रिसर्च करना चाह रहे हैं तो दैट इज़ ए सेपरेट इशू। इसके बियॉन्ड आप किसी की कुंडली को जब एनालाइज करेंगे तो कोई भी इससे ज़्यादा आगे बढ़कर देखता नहीं है। मैंने जो भी इसमें एरिया था वो मैंने कवर करने की कोशिश की है डिविजनल चार्ट में। तो आज की क्लास तक मेरा जो स्टैटिक पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं।
कमिंग क्लासेस में मैं डायनेमिक पैरामीटर लूँगा। तो मैं ये बात पहले बता देता हूँ, डायनेमिक पैरामीटर में मैं अब दशाएं कोई पढ़ाने वाला नहीं हूँ, लगानी कैसे हैं ये केवल मैं बताने वाला हूँ, और ट्रांजिट भी कैसे लगाना है यही मैं बताने वाला हूँ कि हाउ टू यूज़। क्योंकि दशाओं का हम कोर्स करेंगे वो अपने आप में इस इतना ही बड़ा, बल्कि इससे कुछ ज़्यादा ही बड़ा कोर्स है जो मैंने आपको कुंडली एनालिसिस की जो क्लासेस लिए हैं, क्योंकि दशा का थोड़ा एरिया कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो अंडरस्टैंड करने में भी थोड़ी दिक्कत आएगी जिन्हें ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। फिर स्टिल आई विल ट्राई टू, और लर्निंग, लॉट ऑफ लर्निंग इज रिक्वायर्ड। कंसेप्चुअल उतना ज़्यादा नहीं है जितना लर्निंग वाइज है। देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस, तो वो सभी हमें याद रखने होते हैं और प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। चलो एनीवेज, अभी मैं एक बार, अभी आज जो बताया हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जी ज्योति मैम, आप पूछें। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि अगर अपना हम जैसे D9 चार्ट हम देखते हैं तो हमारे उसका जो D9 का लग्न है वो हमारे स्पाउस के बारे में बताता है, लेकिन वो D9 का जो लग्न लॉर्ड है वो कहाँ जाके बैठा है वो नहीं देखना है हमें। नहीं, D9 का मतलब लग्न भाव के बारे में दोनों चीजें देखनी है ना आपको। अच्छा, लग्न लॉर्ड भी अब देखना है। मैंने 12 भाव, कौन सा भाव क्या बताता है, उस भाव से रिलेटेड जो भी चीज देखनी होगी, आप उसको भाव को भी देखोगे, उसके लॉर्ड को भी देखोगे। अच्छा, तो फॉर एग्जाम्पल उसका लग्न लॉर्ड है वो 8th हाउस में गया है तो क्या सिर्फ बोलेंगे। हाउस नहीं, आप राशि देखो मेनली, किस साइन में गया है। अच्छा, राशि देखनी है और उसको यस। D1 में चेक करना है। नहीं, D1 में क्यों चेक करना है। राशि तुल्य नहीं करना है। राशि तुल्य वगैरह के उसमें आप मत पढ़ो, वो तो वो एक कंफ्यूज क्रिएट करेगा, आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। राशि तुल्य हम यूज करेंगे इन द केस ऑफ D10 ओनली, दशमांश में। ओके ओके, तो मैं फिर बता सिर्फ दूंगा हमें राशि तुल्य अलग से किसी एक क्लास में। राशि तुल्य के उसमें पढ़ने का वो नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये जब हम कोई भी चीज़ प्रेडिक्शन देते हैं तो हमारा क्या है कि सारी चीज़ें सटीक नहीं बैठती। अब उसमें एक्यूरेसी में जाने के चक्कर में हम इधर उधर घुसते हैं, फिर हम कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते। अच्छा, हमें पहले अगर कंक्लूजन पे पहुंचना है। इस तरीके से आप पहुंचोगे, मैं पक्का यकीन है मुझे, आप जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आप करें एनालिसिस। ओके, राशि तुल्य का कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है सर। मेरा मतलब वही था कि अगर मेष लग्न की D9 चार्ट है तो उसका मंगल अगर वृश्चिक में गया है तो हम क्या बोलेंगे, उसका पार्टनर का नेचर कुछ सिक्रेटिव होगा या ऐसे। नहीं, ये मैंने नहीं बताया। मतलब तो D1 का, यदि D1 का सेवेंथ लॉर्ड, हाँ। यदि वो D1 का सेवेंथ लॉर्ड D9 के अंदर मंगल के नवांश में गया है, तब आप कह सकते हो। ओके ओके अपोजिट नहीं किया है मैंने, उसको राशि तुल्य नहीं किया है मैंने। ओके ओके, ठीक है सर। जी योगेश जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर D10 चार्ट में हमारा लिब्रा लगन हो तो उसकी सेकंड राशि जो है वो 8th हाउस में आ जाएगी और उसी में लगन लौट जाके बैठ जाए। हम्म। तो लिब्रा लगन में अपने 8th हाउस में जाके शुक्र बैठ गए। हम्म। तो इसको हम जो हमें लगन देखना था हम्म। D10 चार्ट का, वर्गा चार्ट का, हम्म। उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि अच्छा हुआ सब दोनों मिला के लगना और प्लस लगना लौट। नहीं, ऐसा है ना, देखो आप उसका साइन देख लो किस साइन में है। साइन में तो अपने साइन में गया सर वो तो अपने साइन में तो बेटर ही 8। हुआ ना, फिर वो उस पर इन्फ्लुएंस किसका है। लेकिन लेकिन 8 हाउस कोई इन्फ्लुएंस मान लीजिए कोई नहीं है। कोई तो कोई 8 प्रॉब्लम हाउस नहीं है, में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 8 हाउस में सर ऐसा नहीं होगा कि उसके प्रोफेशन में अप डाउन चलते वो रहेंगे। प्रोफेशन में अप डाउन से होंगे, मगर वो सेम राशि, अपनी राशि में ना, मेनली डिविजनल चार्ट में राशि पे फोकस करो। अच्छा, भाव पे फोकस ना करें। नहीं, कर लो, थोड़ा सा उसको कंसिडर करो, बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, मगर मेनली आप क्या करोगे, देखो लग्न को कैसे देखना है वो मैंने ऑलरेडी बताया ना। अब 8th हाउस के अंदर जाएगा तो वो प्रॉब्लम तो आएगी, मगर आप साइन भी तो कंसीडर करोगे ना साथ में, ठीक है सर। कि उसका यदि वो अपने फ्रेंड साइन में चला गया या अपने एक्सोल्टेशन साइन में चला गया। क्यों, हम किसी भी प्लेनेट की स्ट्रेंथ देखते हैं तो भाव के साथ साथ साइन का इक्वल इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप साइन को भी देख लो, यदि वो फ्रेंड साइन में है, ओन साइन में है, तो वो एक तरह की भाव की वजह से जो थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा डेफिनेटली, मगर साइन यदि स्ट्रॉन्ग है तो उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। पहला तो आपको प्रोफेशन उसका वहीं से पता चल जाएगा कि उसकी आप लग्न देख लो। जैसे मैंने बताया, यदि लग्न बेनिफिक है, वो बंदा इंटरेस्टेड है,
इसके बाद आप उसका लग्न देख लो, वो बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है ओवरऑल। अब उसमें कॉम्बिनेशन आपको सारे देखने पड़ेंगे, ना ही आप केवल भाव देखो, मगर मैंने जो आप 8-10 की जो लिस्ट बनाई है उस हिसाब से हमें चेक करना पड़ेगा। तो एक पर्टिकुलर केस बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरीके से कमज़ोर हो गया या स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है सर, थैंक यू। जी सर, वर्मा सर। सर ये आपने जो फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी जिसमें जुपिटर के बारे में आपने बताया कि एज अ लॉर्ड तो वो बहुत वीक हो गया, लॉर्ड के रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन जुपिटर 17 डिग्री पे है तो एज ए प्लेनेट और कारका तो अपना रिजल्ट देगा ना आपको। हाँ दे देगा सर, कारकत के उसके दे देगा रिजल्ट एज ए लॉर्ड। बाकी उसके मैक्सिमम पैरामीटर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है जिन्हें स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, मतलब एक भी पैरामीटर स्ट्रॉन्ग नहीं है ना उसमें। हाँ वो तो एक अवस्था वाला केस है, पर वो जब बाकी कोई पैरामीटर ना वो अपने एक्सॉल्टेड साइन में है तो रिजल्ट देने के लिए बल भी वैसे भी तो होना चाहिए ना सर, कि उसका प्लेसमेंट बेटर होना चाहिए उसके अंदर, या वो कोई सही राशि के अंदर होना चाहिए, उस पर कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस होना चाहिए। वो तो किसी तरीके का बल मिल ही नहीं रहा उसको, केवल डिग्री से थोड़ी रिजल्ट देता है, वो तो एक पैरामीटर है केवल। अच्छा, अब जैसे सर वो भाव मध्य के बीच में आके बैठ गया, मगर वो राशि उसकी नीच की होगी, कंबस्ट होके बैठ गया, या उसको कोई मेलिफिक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो कहाँ से रिजल्ट देगा वो? ठीक है, जी थैंक यू जी। सुभाष सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। With folded hand and blow of my head, I differ. कोई बात नहीं सर, बताइए आप। हाँ, जुपिटर पे आप बोल रहे हो, हाँ तो मैं लॉजिक ये बोलता हूँ कि कर्क लग्न के लिए जुपिटर इज अ गुड प्लेनेट। हाँ करेक्ट। नंबर 1, मून से वो 9th है, करेक्ट। सन से वो 11th है। करेक्ट, तीनों लग्न देख ली आपने। आप मून लगन लो, सन लगन लो, डी लो, राइट। नंबर 1। नंबर 2, उदित लग्न मीन हो रहा है 29 डिग्री बोले तो, अगेन उसका लॉर्ड जुपिटर हो गए। करेक्ट। हाँ, तो मैं इस चार्ट को ऐसा बोलूंगा कि इट इज अ चार्ट ऑफ बिजनेसमैन रिसाइडिंग एट फॉरेन लैंड, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, हायर टेक्निकल एजुकेशन, लेट मैरिज, वेरी स्पेसिफिक लेट मैरिज, highly religious and honest, and ill health of mother and aggressive nature of mother. आपने तो सर पूरा उसका पोस्टमार्टम कर दिया, पूरा पता ए टू जेड चीज़ें पता कर ली। मैं तो एक्चुअली प्लेनेट पे ही फोकस किया था मैंने तो, और वो मैं बेसिक क्राइटेरिया के बेस पे एक्चुअली सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसा ऐसा है नहीं सर जो आप बता रहे हो, क्योंकि मैंने वीनस को देखा। नहीं वो आपके सर सारी चीज़ें आपकी करेक्ट हैं, क्योंकि आप उसमें सारा एडवांस लेवल लगा रहे हो, मून से भी देख रहे हो, लग्न से भी देख रहे हो, सूर्य से भी देख रहे हो, तीनों से देख रहे हो। फिर बेसिकली जो बेसिक क्राइटेरिया पे सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, धन भाव में बैठा हुआ है, उसका कारक है, तो वो एक स्ट्रेंथ है, तो धन तो वो दे देगा। पर ऐसे सिर्फ मेरे को एक ही कंफ्यूजन था, हाँ जो मैं समझाना चाहता। जुपिटर इन सेकंड हाउस, he could be a lecturer or a teacher. हाँ करेक्ट, वो सरस्वती योगा का भी आप पार्ट हो जाता है बेसिकली। नहीं, पर ये बिजनेस जाएगा। ये कंक्लूजन पे मैं इसलिए आया क्योंकि जुपिटर इज लुकिंग टू द 10th हाउस और D9 में उसके 6th हाउस, 7th हाउस। ये एस्ट्रोलॉजी के टीचर हैं जिनकी कुंडली मैंने ली हुई है। ऐसा? हाँ एस्ट्रोलॉजी के टीचर हैं। सेकंड हाउस में जब भी जुपिटर का इन्फ्लुएंस होता है तो वो एस्ट्रोलॉजर बना देता है। तो मैं ये कंफ्यूजन में था कि ये टीचिंग जॉब होगा इसका या फॉरेन लैंड में रहेगा। ये सर एस्ट्रोलॉजी के टीचर हैं हमारे साथ, और उन्हीं की कुंडली आई हुई थी मेरे पास, तो इसको हम स्टडी के लिए यूज करते हैं। उन्होंने ही दी हुई थी, तो वही मैंने यहाँ पे ली हुई है। अच्छा, तो सर ये बिजनेसमैन क्यों नहीं बना? क्योंकि लॉर्ड ऑफ अपन बिजनेस के लिए थोड़ा यही चार्ट थोड़ा सा हटके पूछता हूँ। ऐसा है वो एस्ट्रोलॉजी में ही बिजनेस भी कर रहे हैं, भी कह सकते हो आप, काम तो कर ही रहे हैं ना वो। नहीं, मैं कार्डिनल प्रिंसिपल समझना चाह रहा। जी तो यहाँ 6th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर। जी, सेकंड हाउस में बैठा है।
बिजनेस और सर्विस देखना है तो मैं 12th हाउस और 6th हाउस में से किसको प्रीफर करूं बिजनेस के लिए? नहीं, सर्विस के लिए तो 6th हाउस को प्रेफर करेंगे हम। अच्छा, सर्विस ओके के लिए मेन 6th हाउस है सर, वो सेवा का ही भाव है। ओके तो 6th लॉर्ड है तो वो इन दैट वे वहां से ही इनकम देगा, राइट। सस्टेन, हाँ वहीं से इनकम देगा। जी हाँ, वंदना मैम। वैसे सर। आप सर लास्ट पॉइंट बोल देता। हाँ जी सर लास्ट बताएं। लास्ट पॉइंट में वो शुक्ला जी का किताब मैंने मंगाया, जी जी जी। सक्सेना सक्सेना हाँ का। केसी सक्सेना। हाँ, उसमें पेज नंबर 20 पे उन्होंने लिख रखा है, जी। विनर्स इन एग्जॉल्टेड फर्स्ट हाउस। हाँ सभी के उन्होंने ओपिनियन जैसा आपने दिया वैसा दिया है, हाँ और उन्होंने अपना ओपिनियन लिखा है हाँ कि मैं इसको महाभाग योग और उच्च योग मानता हूँ, हाँ। करके रिजल्ट ऑफ 8th हाउस और 3rd हाउस नहीं मिलेंगे। अच्छा, ऐसा उन्होंने पेज नंबर 20 पे नोट करा। करेक्ट है, वो है सर मेरे पास, मैंने लिखा हुआ है एक्सेप्शन, मुझे मालूम है उसका सर। पर जो पर्सनल एक्सपीरियंस पे ऐसा ही फील किया गया है। मेरे पास कोई बहुत सारी कुंडलियाँ हैं, और ये हमने केएन राव सर से भी डिस्कस किया था कभी, तो वो उसमें थोड़ा दो राय सी है, मतलब डिस्प्यूट है बिटवीन ग्रेड्स। हम तो नॉर्मल आदमी हैं, उनके बीच में भी डिस्प्यूट है। ठीक है सर। थैंक यू। हाँ, वंदना मैम। हाँ जी, राधे राधे भैया। राधे राधे। मुझे ये पूछना था, वैसे तो आज के लिए तो मैं क्लैपिंग करती हूँ, इतनी वंडरफुल क्लास, बहुत बहुत मतलब मजा आ गया आज क्लास में। और सारे जो क्वेश्चंस थे बहुत सारे, तो वो जो आपने लास्ट में बताया ना डिविजनल चार्ट को देखने का तरीका, वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, मतलब जो क्वेरीज थी वो कंप्लीट हो गई हैं। जी जी। और ये चीज पूछनी थी, क्या सभी में, सभी डिविजनल चार्ट्स में 6, 8, 12 को भी चेक करना चाहिए? मुझे ये पूछना नहीं, था। सभी भावों को चेक करना चाहिए। सभी को तो चेक करना चाहिए, हाँ। लेकिन जैसे D10 में हम 6 को भी देखेंगे तो वो तो अच्छा होगा ना, अगर D10 में 6 आ जाता है तो, क्योंकि नहीं, वो तो है ही सर्विस का। नहीं सर्विस का है, मगर वो आपका जो प्रोफेशन में आप ये देखो ना कि उसमें जो मेन हाउस होता है ना D10 में, वो 10th हाउस होता है प्रोफेशन का। यदि आप D10 का देखोगे तो 10th हाउस को लग्न बना के देखना चाहिए हमें। वो ठीक है, आपका, ठीक है। हाँ, तो 10th हाउस को लग्न बनाकर देखोगे तब वो आपका डिफरेंट हो जाएगा हाउस। 9th होगा, बेटर होगा, पर आपको उसी हिसाब से देखना है ना उसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 9th हाउस प्रोफेशन के लिए स्ट्रांग नहीं माना जाता। 5वां और 9वां भाव प्रोफेशन के लिए उतना ज्यादा बेटर नहीं कंसीडर किया जाता, क्योंकि वो एक्चुअली 5वां और 9वां भाव 10वें से 8वां और 12वां हो जाता है, इसलिए उसको उतना स्ट्रॉन्ग कंसीडर करके नहीं चलते। उनकी दशाओं में लोगों को प्रॉब्लम आती है, और ऐसा एक्सपीरियंस भी किया गया है। ओके। और एक जो आपने कुंडली स्टार्टिंग में दिखाई थी, उसमें 4th हाउस में सन जो था वो मेलिफिक था, हाँ तो उसमें हम D1 में तो ये मान लेंगे कि इसकी सुख सुविधाओं में कमी करेगा, लेकिन कंफर्म करने के लिए D9 को भी चेक किया जाएगा ना? हाँ, D9 को 4th हाउस से रिलेटेड वैसे और भी D4 भी होता है, वो डिविजनल चार्ट, उसको भी देख सकते हो आप। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। जी। विजय सर। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर D1 में अब अगर प्रोफेशन अपना देखना है तो D1 का स्वामी अगर दशमांश चार्ट में 5th हाउस में तुला राशि में गया, और उसके साथ में 6ठे भाव का और 11वें भाव का स्वामी है, तो क्या कहेंगे उसमें? नहीं, हेलो। एक तो राशि इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था आपको अभी। ओके ओके। हाँ, हाँ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और अभी वो थोड़ा आप स्पेसिफिक पूछोगे ना तो दिमाग काम नहीं करेगा मेरा अभी। तो अच्छा। कंसेप्ट बेस पूछ लो, आप ग्रुप पे भेज देना, मैं देख के और- बता दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है क्योंकि ठीक है सर। एक्चुअली क्या होता है कि चार्ट में जो भी क्वेश्चंस वैसे आते हैं ना कि ये इस भाव में गया, उस भाव में गया, वो उनका जो जवाब होता है ना, वो आप ये मान के चलो मैं दे भी दूंगा तो वो कोई सही नहीं होगा जवाब। वो स्टार्टिंग है ना, इसीलिए कंफ्यूज दूर करने के लिए मैंने नहीं पूछा। नहीं, उसमें क्या है कि आप थोड़ा, मैंने जैसे प्रोसीजर बताया, आज के वीडियो को आप 2-1 बार देखें सभी लोग, और उसको Okay. समझ के उसी तरीके से अप्लाई करें, क्योंकि इतना आसान इजीली नहीं होता किसी चीज़ को देखना। अब सुभाष सर ने कितनी सारी चीज़ें देखी उसके अंदर, तो हमें मल्टीपल चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तभी हम डिसाइड करके बता पाएंगे कैसा रहेगा।
बीटा में। प्रणाम सर जी। प्रणाम। हमने सर जी D9 में D1 का 7th लॉर्ड देखना है पहले भी, वो कहाँ गया किस राशि में? हाँ वो मान लो मंगल है और वो बुध की राशि में गया है 6 नंबर में, तो वो खराब हुआ सर जी या ठीक? शत्रु राशि में चला गया ना वो तो। हेलो शत्रु राशि में चला गया ना। सर जी, बुध कन्या राशि में चला गया मार्स। तो मार्स का शत्रु होता है हाँ, बुध। शत्रु में आ गया। हाँ तो सही अच्छी राशि में नहीं गया ना फिर। हाँ जी, और D9 का जो सैटर्न है वो मतलब लॉर्ड बन गया 10th नंबर आया लगन लॉर्ड, उसमें वो उसको एस्पेक्ट भी कर रहा है मार्स को। इससे वो उसमें भी कर रहा था, D1 में भी कर रहा था मार्स को एस्पेक्ट। क्या पूछ रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा। सर ये भी बैड पॉइंट हुआ सर जी, ये भी बैड पॉइंट हुआ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, किस रेफरेंस में पूछ रहे हो। सर जी। जैसे D9 का मतलब सैटर्न उसमें मार्स को तब भी देख रहा था। वो मत पूछो, मार्स में से स्पेसिफिक क्वेश्चन मत पूछो, मुझे वो बताने में दिक्कत होगी, क्योंकि आप वैसे पूछो जो कॉम्बिनेशन कोई पूछना है तो आपने सर वो मुझे क्या सर पता जी, वो जो सैटर्न वीनस आपका बेनिफिक है मैलेफिक है। मैरिज के बारे में पूछ रहे हैं। सर जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि D9 का जो लगन लॉर्ड है सैटर्न बन रहा है, और वो मतलब जुपिटर की राशि मतलब उसमें 10th में जुपिटर की राशि में, और जुपिटर उसकी राशि में, इन्होंने मतलब राशि एक्सचेंज कर लिया हुआ है डिविजनल भाव चार्ट में में कोई अलग उतना बहुत अलग। रोल नहीं होता राशि एक्सचेंज का। कोई रोल नहीं है, ठीक है सर ज्यादा जी। नहीं ये होता, भी होता है और पर वीन डिविजनल चार्ट में इतनी, उसमें आप केवल प्लेनेट और भाव देख लो बस, उतना एक्सचेंज वगैरह को दशा थोड़ी डिविजनल चार्ट में हम लगाएंगे। हम तो D1 में ही नहीं लगाएंगे सर जी, दशाएं सारी। मेन मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछ रही हूँ सर जी मैं तो। नहीं वो और आप 3rd पूछ हाउस रहे हो में गया आप वो मतलब बृहस्पति की राशि में अगर गया लगन लॉर्ड D9 का, तो वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ सर जी? शनि बृहस्पति की और राशि से नहीं बृहस्पति मतलब मैडम, उसका फ्रेंड है, शत्रु उस पर डिपेंड करेगा ना। हाँ जी तो ठीक है। उसका और यदि वो वीन आपको मैंने अभी समझाया तो है, यदि मित्र राशि में गया, एक्सोल्टेशन में गया या फ्रेंड के साइन में गया तो अच्छा है, बाकी केसेस में गया तो वो बुरा है। सम है सर जी, हाँ तो मित्र सम शत्रु उतना तो नहीं। बेटर नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है वो। और वीनस सर जी पहले भी सेम राशि में है मान लो कैंसर में, और इसमें भी सेम है, मतलब वर्गोत्तम कह सकते हैं हम हाँ उसको। वर्गोत्तम हो गया, मगर कैंसर राशि के अंदर यदि वीनस किसी की कुंडली में होता है, उस घर की महिलाएं बीमार रहती हैं। ठीक है। और सर जी अगर सैटर्न मतलब जो D9 का लगन लॉर्ड है वो पुष्कर नवांशा में भी है, और जो उसका वैसे भी मैडम आप मतलब उसके डिस्कस क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता लग रहा है, क्योंकि और भी लोग वेट कर रहे मतलब हैं। ये आप यदि आप इंडिविजुअल मत पूछो, कोई फायदा नहीं है मैरिज उसका, के मैं नहीं लिए बताऊंगा। आप तो इंडिविजुअल पूछ रहे हो और लोग तो डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। आप अपना ठीक है अपनी सर कुंडली जी। आपने एनालाइज करानी है, आप एक बार करा लो। नहीं अब हर क्लास में वही सर पूछते हो, क्या फायदा है। सर आप जी, वैसे आप D9 का लॉर्ड अगर मैरिज पुष्कर की क्लास में नवांशा भी में, वही पूछते हो और कुंडली एनालिसिस में वही पूछते हो रोज, उसका कोई यूज ही नहीं है। आप 10 बार पूछोगे तो भी वो एनालिसिस तो चेंज नहीं होगा। और ऐसे नहीं एनालाइज करता, मैं बता दे रहा हूँ। मैं कुंडली आप जैसे मेरे से पूछोगे, मैं उतना वो नहीं हूँ, मुझे बहुत कम आती है एस्ट्रोलॉजी, कि आप मेरे से बताओगे वो उसमें गया फिर वो उसमें गया, इतने में मैं वो भूल जाता हूँ आपने पहले क्या पूछा था। चलो कॉम्बिनेशन सर जी ठीक है, सामने कुंडली ये होती ठीक है है। तब कॉम्बिनेशन बताया जाता है, वैसे कोई फायदा नहीं है, आपको कुछ गेन नहीं होगा उससे। चलो, ठीक है सर जी। तो D9 का अगर 7th लॉर्ड 12th हाउस में चला गया, अब यहाँ आपने कहा कि हाउस देखने नहीं, हमको आप राशि देखना राशि है। देखो मेनली किस राशि में हो। वो बृहस्पति की राशि में है, तो भी सर जी शत्रु हो गए चंद्र, और हाँ तो वो नहीं है। अच्छा नहीं है, मतलब वो शत्रु राशि में जाएगा तो। ठीक है सर जी। जी सर जी वो टाइम बता दो जो मंत्र कह रहे थे बिटिया चलो को देने के लिए। मंडे कॉल कर लेना आप, अभी कल परसों से मेरे को टाइम नहीं है। चलो ठीक है। मृत्युंजय दास सर आप पूछिए। मृत्युंजय जी दास सर। सर। जी 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 सर, जी सर। आज का अमेजिंग सेशन था, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सिंप्लीफाई कर दिया। रियली वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे एक चीज क्लैरिफाई करना था, जो डिविजनल चार्ट का जो लगन आपने बताया, अगर बेनिफिक है तो अच्छे रिजल्ट देगा, तो जुपिटर एंड वीनस तो क्लियर है, जी लेकिन मरकरी एंड मून जो कंडीशनल बेनिफिक होते हैं, हाँ तो उसको कैसे देखेंगे? उसको बेनिफिक मानेंगे या? नहीं सर, वो उसके D1 चार्ट में यदि बेनिफिक है तो बेनिफिक मान लेंगे, राइट राइट, और समझ गया, D1 राइट। में नहीं है तो नहीं मानेंगे।
ठीक है जी, जी। ठीक है, ग्रेट, चलो, थैंक यू। ओके कोकिला मैम। नमस्ते सर। सर आज तो जैसे ही क्लास शुरू हुई मेरे घर कोई आ गया, मेरी पूरी क्लास मिस हो गई। मैं अभी आई हूँ वापस। कोई नहीं, आप वीडियो सर देखिएगा फिर। जी जी। सर मेरा एक वो प्रॉमिस नहीं, पर जो हम बोल रहे हैं ना कि हमें किसी हाउस और हाउस लॉट को असेस करना है, जज करना है, जी तो सर वहां पर मुझे कुछ मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा कि सपोज हमने हाउस देखा और उस पे हमें वेरियस एस्पेक्ट्स मिल रहे हैं, अच्छा भी बुरा भी। हाउस लॉट देखा, उस पे भी मल्टीपल गुड बैड दोनों चीजें हो रही हैं। तो सर यहाँ पे आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरू में हमने प्लस माइनस किया था कि प्लस ज्यादा है तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा, माइनस ज्यादा है तो नेगेटिव में आ जाएगा। जी तो जी। ऐसा नहीं करना सर, किस तरह से इसको इवेलुएट करना नहीं, है? उसको इवेल्यूएशन आपको ये करना है, वही प्लस माइनस क्या है, थोड़ा असेस करना है कि जैसे बेनिफिक है, अब एक भाई दी उसको योग कारक वहां पे जाके कंजक्ट होके बैठ गया, तो वो अकेला बाकी मेलिफिक इन्फ्लुएंस को खत्म कर देगा। मतलब ये पर्सनल वो असेसमेंट पे काफी डिपेंड करेगा। तो वो तो बहुत स्ट्रांग हो गया, पर अगर कोई नॉर्मली एक मेलिफिक भी देख रहा है, एक बेनिफिक भी देख रहा उसमें आप है, थोड़ा तो फिर फंक्शनल को ज्यादा वेटेज दो गिवन कुंडली के लिए। फंक्शनल पे ज्यादा, यस, जो मतलब फंक्शनल का इतना जो ज्यादा भी नहीं, पर रिलेटिवली जैसे आप 60-40 कर सकते हो। तो फिर वो हम उसको प्लस माइनस करके न्यूट्रल नहीं बनाए, हम वो बोल दें अगर फंक्शनल वाला नहीं, बेनिफिक है कंजंक्शन तो किसका वो ज्यादा, देखो आपने एस्पेक्ट का इन्फ्लुएंस ज्यादा कंसीडर करना है एज कम्पेयर टू कंजंक्शन। और कंजंक्शन में आप देखिए कौन ज्यादा क्लोज है, जो क्लोज होगा ठीक है, वो ज्यादा असर डालेगा एज कम्पेयर टू जो फार है। ठीक है, वो कंजंक्शन में दे देखिए। और सर एस्पेक्ट में कैसे देखूं? नहीं, एस्पेक्ट तो जो होगा उसका इन्फ्लुएंस एज कम्पेयर टू कंजंक्शन ज्यादा स्ट्रोंगर होता है। ज्यादा होता है, तो यस। वहां पर भी अगर दोनों अलग अलग डिग्रीज को एस्पेक्ट आ वहां पे रहे भी हैं थोड़ा देख लो कि बहुत क्लोज डिग्री से एस्पेक्ट कर रहा है या बहुत फार से कर रहा है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो वो दोनों चीजें होंगी, मतलब वो हाउस अच्छा भी होगा बुरा भी होगा कि वो नहीं, न्यूट्रल हो जाएगा? वो मतलब प्लेनेट एक तरीके से उस पर नेट इन्फ्लुएंस हम देखेंगे। एक तो वो प्योर बेनिफिक है, तब तो वो बेनिफिक हो ही गया। अब यदि उसमें हाँ, मेलिफिक इन्फ्लुएंस भी है, बेनिफिक इन्फ्लुएंस भी है, तो आप उसको मतलब बिल्कुल आउटराइटली ये नहीं कहोगे बहुत बढ़िया है। तो न्यूट्रल टाइप का हो हाँ, नहीं, गया, असेस न्यूट्रल। करना पड़ेगा, थोड़ा बेटर भी हो सकता है वो। अच्छा, ऐसे ही हम हाउस लॉट को भी कर लेंगे D1 के हाँ, वो तो सेम एक ही बात तरीके है, वो से। तो प्लेनेट हो गया ना, वो तो ऐसे प्लेनेट करना है ठीक उसको। है, फिर सर हम उसी चीज को हम अगर D9 में भी जाते हैं देखने, वहां पे हमें कुछ अलग पिक्चर दिखती है, D1 में अलग दिखती है, फिर इन दोनों को भी मिक्स करना है कि बिल्कुल कैसे करना करना है। होता है? जैसे D1 में प्लेनेट स्ट्रोंगर है और D9 में वीक हम्म, हो जाता है, और D1 में वीक है और D9 में स्ट्रोंगर हो जाता है, तो इसकी जो दशाओं के फल हैं, पहले वो अच्छा, D1 के मिलेंगे और बाद में D9 के मिलेंगे। मैंने एक बार बताया था ये आपने बताया था, तो जी जी इसको हम ऐसे जज जी, करेंगे। करेक्ट ठीक करेक्ट। है, जी जी। ठीक 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 है, है, थैंक यू सो ओके मच। बाय। विपिन चंद्र सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। बहुत मजा आया सर, अभी तक का ये जो था वो बहुत बढ़िया है। चलो सर। और खाली इतना पूछना है, आपने जो D9 का जो 1 से 12 भाव का जो डिस्क्रिप्शन किया, जी क्या ये भाव में बराबर? तो जैसे कि D10 में हम वो 12 भाव देखे, तो वो जैसे कि फोर्थ में आपने हैप्पीनेस इन मैरिज, हैप्पीनेस इन तो प्रोफेशन D10, अच्छा ऐसा ऐसा शब्द ले लेना सब बिल्कुल में, है सेम ना? ही है वो सब कुछ। जी जी, जैसे कि फिफ्थ में रोमांस इन मैरिज, तो वो बच्चों के लिए हो सकता है प्रोफेशन में। नहीं, मतलब जो जिस बंदे की पर्सन की कुंडली देख रहे हो, वो अपने जी प्रोफेशन में लाइक कैसे करेगा, या प्रोफेशन से भी तो अटैचमेंट होता है, हाँ जी, हाँ जी। तो वो उसका अटैचमेंट तो होगा फिफ्थ, प्रोफेशन में काफी ज्यादा। जी फिफ्थ हाउस का देखेंगे तो कैसे देखेंगे? फिफ्थ का बताया ना कि प्रोफेशन में कितना अटैचमेंट है उसको, हमें अटैचमेंट भी अच्छा, तो होता है प्रोफेशन से। ओके। और डिस्प्यूट का जो है सिक्स का, सिक्स तो हाउस है। कितना अब उसको जैसे तकलीफ पड़ेगी? मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने का बहुत शौक है, मुझे इससे अटैचमेंट है, तो ये मेरा काम भी हो गया और अटैचमेंट भी हो गया, जी 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 तो मैं ढूंढता हूँ कोई पढ़े मेरे से। तो जी। इट इज अटैचमेंट, वन काइंड ऑफ अटैचमेंट। जी जी। यानी जैसे कि एट हाउस देखे वो प्रोफेशन में उनका, तो कब उनको दिक्कतें आएगी वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 8th हाउस प्रोफेशन में जी जी ट्रबल्स है। जी 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 जी, ओके, धन्यवाद सर, थैंक ओके यू। जी। जी बिमला मैम। सर कैंसर लगन में जैसे लग्नेश है वो 5th हाउस में बैठा, आपने जैसे पहले बताया तो अच्छा है, त्रिकोण में बैठ के आके। हम्म दूसरा जो है
वो उसका मित्र देख रहा है, ये भी अच्छा है। और तीसरा वो जो है लगन की डिग्री के बिल्कुल दोनों की डिग्री सेम है 27 तो ये भी हाँ जी, पर नीच का हो गया। और नवांश में यदि वो नीच का है तो वर्गोत्तम हो जाएगा, तो वो ओवरऑल ठीक रहेगा ना? नहीं, वो आप ठीक है वो मान के चलो, पर वो जब नीच का जो प्लेनेट हो जाता है नवांश में, कौन सी राशि में गया है, कौन से भाव में गया है? भाव तो नहीं पता सर, पर मान लो नीच का ही है वो वहां पे भी, तो वर्गोत्तम तो कहलाएगा सर। वर्गोत्तम तो है, मगर मैडम जो नीच का है ना उसके बारे में बहुत डिस्प्यूट है, कोई क्लियर वो नहीं है कहीं पे भी, अलग अलग जगह पे अलग अलग कंसेप्ट है। और नीच का मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसा वो कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं देता। वर्गोत्तम हो गए वो आपका ज़्यादा बुरा नहीं करेगा, पर आप उसको वैसा ना माने जैसा कि कंसेप्ट होता है। वर्गोत्तम हाउस लॉर्ड की तरह बिहेव करता है कि वो अपनी सर मैंने आपकी एक वीडियो सुनी थी, उसमें आपने कहा था जैसे कि भाई वर्गोत्तम प्लान अच्छा हाँ जी बताया है, पर वो एक एक्सट्रीम केस बताया कि वो भाव के हिसाब से रिजल्ट देता है, ये बताया मैंने कि वो किस भाव में D1 में है, ठीक है ना? हाँ जी। जैसे D1 में वो 5वें भाव में है और वहां से वर्गोत्तम हो रहा है तो वो 5th हाउस के हिसाब से रिजल्ट देगा, 5वें भाव के हिसाब से आपको रिजल्ट दे देगा वर्गोत्तम। स्टिल मगर वो यदि नीच का वर्गोत्तम है तो वो उतना बली नहीं माना जाता, बेटर हो जाएगा, वो नीच का नहीं रहेगा, काफ़ी मजबूत हो जाएगा। मगर एक उच्च का वर्गोत्तम और नीच के वर्गोत्तम में हमें डिफरेंस एक्चुअली करना पड़ेगा प्रैक्टिकल। उसमें थ्योरी में जो हम पढ़ाते हैं वो तो बुक में लिखा होता है वो पढ़ाते हैं, मैंने जो वीडियो बनाया बुक के हिसाब से बनाया। सर जी एक मेरा जनरल क्वेश्चन है, जैसे शनि को हम सर जी शनि की तीनों दृष्टियां खराब मानते हैं, 3, 7 और 10, और शनि मान लो वो 5th लॉर्ड है तो त्रिकोण का स्वामी हुआ, फिर भी उसकी दृष्टि सर जी खराब ही इफेक्ट देंगी या जहाँ वो बैठा है उस हिसाब से? नहीं, मिक्स हो जाएगी। फंक्शनल बेनिफिक है तो बेनिफिक बेटर भी मानेंगे, मगर वो नेचुरल मेलिफिक है इसलिए मिक्स करना पड़ेगा दोनों को। ठीक जी, थैंक यू। ओके, हेमलता मैम। सर 1 मिनट, आप ये और पूछ रहे सर, 1 सेकेंड, ये इसमें D9 में हमें स्पीच के लिए कौन सा आंशा देखना पड़ेगा? सभी में दूसरा भाव, मतलब स्पीच देखनी है किसी की? स्पीच इन मैरिज, D9 में सेकंड भाव को हम स्पीच इन मैरिज के लिए देखेंगे। नहीं, मान लो जैसे बच्चा बोल नहीं रहा है तो उसकी स्पीच का भी उसका कौन सा हाउस देखना है? सेकंड हाउस नवांश में जाके सर? हाँ बिल्कुल। सर मैं पूछ रही थी कि राहु केतु की दृष्टि के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे नहीं होती, नहीं 1/7 में भी नहीं मानेंगे? नहीं 1/7 एक्सिस मानते हैं, राहु केतु में दृष्टि नहीं मानते, तो उनको खराबी मानेंगे हमेशा? प्लैनेट जो भी 1/7 एक्सिस पे आते हैं वो एफ्लिक्ट हो जाते हैं। अच्छा, उनका कोई सुप्रभाव नहीं है? कहते हैं ना राहु जैसे बढ़ा देता है, ये कर देता है, वो ठीक है, वो उसको एनालिसिस इन जनरल नहीं बोल सकते, वो राहु के बारे में जहाँ हमने पढ़ा है उस हिसाब से देखना पड़ेगा वो किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है, तो वो हमने बताया था, वो रूल बिल्कुल एप्लीकेबल है, पर इन जनरल वो एफ्लिक्ट करता है। अच्छा, नेचुरल तो मेलिफिक ही है ना वो। हाँ नेचुरल मेलिफिक है, तो इन जनरल एफ्लिक्ट करेगा जब भी वो किसी भी प्लेनेट के साथ होगा, और लॉर्डशिप के हिसाब से हम देख के उसको दशाओं में वो वैसे रिजल्ट देगा। ओके सर, थैंक यू सर। जी निधि मैम। सर एक ही क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि D9 चार्ट हर केस में देखना है, चाहे आप प्रोजेनी देखें चाहे आप जॉब देखें, तो सर यहाँ पे D9 का क्या सिग्निफिकेंस हम लेते हैं? D9 एक्चुअली अल्टरनेट बर्थ चार्ट होता है, अल्टरनेट बर्थ चार्ट है, केवल D9 के बेस पे भी आप प्रेडिक्शन दे सकते हो पूरी, क्योंकि जो पाराशर जी ने इसको एक्चुअली विमशोत्पक बल में 6 वेटेज दिया हुआ है D1 को, तो 4.5 वेटेज दिया हुआ है D9 को, ठीक है, और उसमें हम ज्यादा वर्गों में जाते हैं तो D60 को उससे भी ज्यादा दिया हुआ है बर्थ चार्ट से। तो इन जनरल एक्चुअली आपका प्लेनेट किस तरीके का बिहेव करेगा, जब हम नवांश में छोटे डिवीजन में जब चले जाते हैं तो एक्चुअल उसकी स्थिति पता चलती है। आप देखते हो ना कई प्लेनेट D1 के अंदर तो उच्च के नजर आ रहे हैं मगर वो नवांश में नीच के हो जाते हैं, इसका मतलब वो जो हमें उच्च दिखाई दे रहा है, आउटसाइड से जो मकान दिख रहा है, एक्चुअल में अंदर से वैसा नहीं है। अंदर जब हमें घुसना है उसके अंदर, तो आपको नवांश चार्ट के अंदर हर एक प्लेनेट की पोजीशन देखनी पड़ेगी। तो सर जैसे हम जॉब का देखने जा रहे हैं, तो अब हम हमारा कंसर्न हाउस से तो वो आ रहा है D10 चार्ट,
ठीक है ना, तो D9 में हम देख के मतलब क्या देखें हम वही सब उसको कुछ उसी देखो जो प्लानट D1 और D10 में देख रहे हो। ओके ओके, और फिर कंबाइंड रिजल्ट निकालना है हाँ हमको। मतलब उसमें आप ये कह सकते हो कि ज्यादा फोकस D10 पे रखो, मगर D9 से हमें प्लेनेट वगैरह की स्ट्रेंथ पता चलती है कि आपका, जैसे मुझे जुपिटर 10th लॉर्ड है D1 के अंदर, समझो आप, और वो जी एक्सोल्टेड बैठा है, मगर D9 में वो नीच का जी हो गया, तो वो आपको पक्का अपनी दशा के अंदर 10th हाउस के शुरू में बेटर रिजल्ट देगा, बाद में खराब देगा। D10 से कोई मतलब नहीं है रिजल्ट का। मेन अच्छा आपका D1 और अच्छा D9 के बेस पे आप प्लेनेट की स्ट्रेंथ को देखते हैं, उसकी स्थिति को देखते हैं कि ये शुरू में ठीक रिजल्ट देगा, बाद में खराब देगा, शुरू में, और ये ऑलवेज होता है, आप कभी भी किसी भी कुंडली में देख लेना। किसी भी प्लेनेट ठीक है की सर, आपको थैंक यू। पोजीशन देखनी है एक्चुअली, वो आप D1 और D9 में मेनली, ऐसा भी कहते हैं बहुत लोग कि हम प्लेनेट की कंडीशन, एक्चुअल स्थिति देखने के लिए D1 और D9 को D9 को देखते हैं। D9 में उसकी प्लेनेट की स्थिति बेटर होगी तो हम उसको कहेंगे इट इज बेटर, लेटर में ये अच्छे रिजल्ट देगा, और खराब होगी तो हम कहेंगे कि इसकी स्थिति खराब होगी, तो अपनी दशाओं में वीक हो गया एक तरीके से, ऐसा हम बोलते हैं। अच्छा, तो पहले जो दशाओं में जैसे रिजल्ट मिलेगा, तो पहले D1 वाला मिलेगा और फिर D9 वाला मिलेगा। पक्का पक्का यही जी होगा। जी, ओके, थैंक यू सर, जी थैंक यू रेखा सो मैम। मच। हेलो सर, नमस्कार जी नमस्कार जी मैम। सर। ये एजुकेशन के लिए कौन सा डिविजनल चार्ट देखना है हमें? D24। जी जी, आज का सेशन मेरा छूट गया था। आज का ये वीडियो आज आप अपलोड कर देंगे क्या? बिल्कुल, सारे मिलते होंगे वीडियो, आपको मैं डाल नहीं दूंगा। मिलते, मतलब आज ही देखने का मन कर रहा है ना, इसलिए हमने कहा कि आज मिल जाएगा क्या? नहीं, आप बिल्कुल देखो इसको, 2-3 बार देखो। जो मैंने डिविजनल चार्ट का पोर्शन बताया है वो आपको हालांकि पढ़ने को बहुत मिल जाएगा। ये काफ़ी एक सर थे हमारे, उनके साथ मैंने इस पर काफ़ी काम करके इसको ब्रीफ किया है। वो जो सर हैं वो तो इंडिया के वन ऑफ द टॉप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो मैं नाम तो यहाँ पे नहीं डिस्क्लोज कर रहा। तो उनके साथ मैंने उनके चरणों में बैठ बैठ के चीज़ सीखी हुई है, और वो मैंने एक वो कर रखी है एक तरीके से ब्रीफ। हालांकि डिविजनल चार्ट का कोई एंड नहीं है, पर स्टिल मैंने ट्राई किया है।